माइन रेगुलेशन 1 से 260 तक पढ़ते हैं। उसमें जो हम्म, मीथेन एक्सप्लोरेशन वाला चैप्टर है वो सरदार ओवरमैन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं 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 नहीं, इसलिए तो हम उसको नहीं पढ़ाते। उसको स्किप कर सकते हैं सर, वो यूनिट को? हाँ, कहाँ तक हो गया था? कंटीन्यूअस सिम ना। तो हम बता दिए थे कि कंटीन्यूअस सिम अगर आपको करना है तो कम से कम आपको 3 मीटर का पार्टिंग रखना पड़ेगा। और एक सिम का पिलर दूसरे सिम के पिलर के ठीक ऊपर या नीचे होगा। एक सिम का गैलरी दूसरे सिम की गैलरी के ठीक ऊपर या नीचे होगा। ठीक है, ये बताए थे। और यही बताए थे कि अगर आपका स्टीपली इंक्लाइंड है, मतलब दे आर नॉट स्टीपली इंक्लाइंड। ठीक है, ठीक, क्या बोला गया है? सर आपका वॉइस थोड़ा धीमी आ रहा है सर। सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नो सर। हेलो, नहीं सर। नहीं, आपको कौन से प्रॉब्लम है? बोला गया था कि एक सिम का पिलर दूसरे सिम के पिलर के ठीक ऊपर नीचे होना चाहिए, जिसको वर्ड एक वर्ड है इसके लिए, उसका नाम क्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टिकल कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब समझते हैं? कोइंसिडेंस का मतलब होता है एक के ऊपर एक। जैसे पेपर है, इसके ऊपर एक और पेपर रख दिए, तो क्या होगा? कोइंसिडेंस, कोइंसाइड हो गया ये सब, एक के ऊपर एक है। और वर्टिकल का मतलब क्या होता है? सीध। तो वर्टिकल कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है जनरली, अगर हम लोग डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक सिम का पिलर दूसरे सिम के पिलर के ठीक ऊपर या नीचे होगा। एक सिम का गैलरी दूसरे सिम के गैलरी के ठीक ऊपर या नीचे होगा। इसको बोलेंगे क्या? वर्टिकल कोइंसिडेंस ऑफ। अगर इसमें माइनिंग करते हैं, बीच में रहिए, वर्टिंग है। ठीक है, बीच में मेरा ये सपोज ये पार्टिंग है, ये मेरा पार्टिंग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पिलर्स के नीचे पिलर्स आपको रखना पड़ेगा। हेलो सर। ओके ना? अभी अभी ज्वाइन किया हुआ सर। अब कितना मिनट हुआ है? अभी ज्यादा मिनट नहीं, 30 सेकंड हुआ होगा। ओके सर। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पड़ा है अभी। ठीक है सर। तो हम बता रहे थे कि वर्टिकल कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है। ये देखिए, ये पिलर है, पिलर के नीचे पिलर है, और गैलरी के नीचे गैलरी है। ये क्या है? ये गैलरी है। तो गैलरी के नीचे क्या है? गैलरी है, और ये पिलर है, पिलर के नीचे पिलर है। तो ये सब चीज आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड है इसका, वर्टिकल कोइंसिडेंस। किसका? वर्टिकल कोइंसिडेंस ऑफ पिलर्स एंड गैलरीज। गैलरी का भी है ना, और पिलर का भी है। तो किसका वर्टिकल कोइंसिडेंस मेंटेन करना है कंटीन्यूअस में? पिलर्स एंड गैलरीज का। बीच में ये मेरा पार्टिंग है। तो ये बता दें, जब भी आपको अगर डेवलपमेंट करना है कंटीन्यूअस में, तो वर्टिकलिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वर्टिकल कॉन्फिडेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बताए थे। और बोला गया है कि अगर मान के चलिए, रेगुलेशन में भी प्रावधान है इसका कंटीन्यूअस। कौन सा रेगुलेशन में है? रेगुलेशन 117, 118। 118 में देखिए तो क्या है? रेगुलेशन 118, किसी के पास सीएमआर का बुक है क्या अभी? क्या है रेगुलेशन 118? चेक कीजिए तो। सर ये मल्टी मल्टी सेक्शन मल्टी सेक्शन सेक्शन एंड एंड कॉन्टिग्यूअस कंटिन्यूअस सिम। सिम। हाँ, तो वही है रेगुलेशन नंबर 118। तो रेगुलेशन 118 में ही बताया गया है कि ये तो आपको हम बता दिए कि वर्टिकल कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है कंटीन्यूअस सिम में। लेकिन ऐसा हो कि मेरा जो एवरेज इंक्लिनेशन है दोनों सिम्स का, वो कितना हो जाए? 30 डिग्री से ज्यादा हो जाए। ठीक है, कितना हो जाए? 30 डिग्री से ज्यादा हो गया। जब 30 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो हमको वर्टिकल कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत नहीं है। रेगुलेशन में देखिए लिखा वो भी होगा कि अगर मेरा औसत ढाल जो है 30 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो फिर हमको ऐसा वर्टिकल कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत नहीं है। मान के चलिए सिम मेरा ऐसा है, ठीक है, और यहीं पे मेरा दोनों सिम है, बीच में पार्टिंग बना देते हैं। ये है मेरा पार्टिंग,
पार्टिंग का कलर अलग बना देते हैं। ये है मेरा पार्टिंग, ठीक है। तो ये मेरा पार्टिंग हो गया। तो यहाँ पे अगर जब इस तरह का अगर ढाल हो ना, कि इसका जो ढाल देखिए यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री से ज्यादा हो। जब 30 डिग्री से ज्यादा हो, और ये भी यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस में, ये पार्टिंग है, ठीक है। तो बोला गया है कि इस अवस्था में ना, अगर आप रख लेते हैं वर्टिकल कोइंसिडेंस ऑफ पिलर्स एंड गैलीज तो ठीक है, नहीं भी रखते हैं ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल आ भी सकता है एग्जाम में। अरे जो इंक्लिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल से नापेंगे ना। हाँ, हॉरिजॉन्टल से ही नाप रहे हैं, किसी का भी ढाल हॉरिजॉन्टल से ही यहाँ पे हम नाप रहे हैं, हॉरिजॉन्टल का डायग्राम ही बनाए हुए हैं। यहाँ पे वर्टिकल कोइंसिडेंस है क्या, देखिए तो पिलर के नीचे पिलर है क्या, नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये गैलरी है कि नहीं, ये गैलरी है। ये क्या है, ये इसमें पिलर है। ऐसा क्यों करते हैं सर वैसे? ज्यादा ढाल होने पे जो है दबाव जो है ना, ठीक है, अगर अब देखा जाए तो अब क्यों इसमें कर रहे थे, क्योंकि अगर सीधा है तो देखिए अगर प्रेशर आएगा ना तो इधर भी प्रेशर पड़ रहा है और इसका सीधा भी प्रेशर पड़ रहा है, तो ये पूरा कोलैप्स होने का चांस होता है कि नहीं, सीध में, क्योंकि सपोर्ट करने के लिए नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर हम ड्रॉ करते हैं ये लाइन, अगर प्रेशर इस तरह से आ रहा है पहले ऊपर वाला सीधा, एक्सट्रैक्ट करें। अगर मान के चलिए मेरा प्रेशर जो है आएगा, लोड तो ऊपर से आएगा ही आएगा स्टार्टर का, तो ये सीधा ही आ रहा है। तो सीधा में अगर हम वर्टिकल कॉन्सिडेंस मेंटेन किएगा, नहीं भी किए, लेकिन फिर भी देखिए पिलर के नीचे पिलर आ ही जा रहा है कि नहीं है। ढाल रहने पे क्या होता है, इस तरह से होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें बोलते सर ट्रांसमिट की क्षमता क्या बोले, आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है। होता है। फिर से बता दें, यस देखिए सर। इसमें क्या हो रहा था कि खाली जगह दोनों है ना, ये गैलरी है, ये भी क्या है, ये भी पूरा खाली जगह पड़ रहा था, है कि नहीं है, ये पूरा खाली जगह। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आपका ढाल ज्यादा रहता है ना तो ये जो खाली जगह है ना उसको ये मेंटेन कर लेता है। जैसे कि डायग्राम में अगर हम थोड़ा अच्छा से इसको बनाएं, डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि 30 डिग्री से कम ही लग रहा है, पर हम छोटा सा अगर हम डायग्राम बनाते हैं, 30 डिग्री से ज्यादा कितना होगा, 60 डिग्री मान लेते हैं, ये 60 डिग्री का डायग्राम है। ये बीच में पार्टिंग दिए हुए हैं, ये 30 डिग्री से ज्यादा है। यहाँ पे आप पिलर दे दिए, यहाँ पे आप गैलरी, यहाँ पे आप गैलरी दे दिए, यहाँ पे पिलर दे दिए, यहाँ पे गैलरी दे दिए, ठीक है। तो जो लोड आएगा ना, जो लोड आएगा कुछ इस तरह से आएगा, कोई ना कोई जो है संभाल ही लेगा इसका। मतलब यहाँ पे क्या है ना, जब लोड आ रहा था तो सीधा खाली था, पूरा कुछ भी नहीं बचा रहा था, इधर भी नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, ढाल रहता है ना तो कोई ना कोई पिलर जो है वो सीध में आ जाता है, जिसके कारण जो ऊपर का दबाव जो है झेल लेता है। इसीलिए ऐसा कॉन्फिडेंस मेंटेन करना जरूरत नहीं है। उसके बाद यही बताए थे कि जो पार्टिंग है, ठीक है, दोनों के बीच में पार्टिंग जो है समय समय पे वो क्या करना पड़ेगा, बोरहोल कर करके आपको जंक्शन में बोरहोल करना पड़ेगा, एक पिलर के बाद एक पिलर। बताए थे नहीं ये वाला बात? कॉन्टिग्यूअस सी में बता रहे हैं सर। हाँ, सब कॉन्टिन्यूस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। बताए थे कि जो टॉप और बॉटम सीम का जो ओवरमैन होगा एक ही होना चाहिए, ठीक है, सेम ओवरमैन का होना चाहिए। पार्टिंग है दोनों सीमों के बीच में, उसको कैसे पता करते रहेंगे, समय समय पे, ठीक है, पता करते रहेंगे। जब जब मेरा पिलर आगे बढ़ेगा, एक पिलर जैसे आगे बढ़ा, एक बार जांच किए पार्टिंग बोरहोल मार के, फिर एक पिलर बढ़ा, मतलब अल्टरनेट पिलर, जैसे कि यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ से पिलर बढ़ा, यहाँ से एक पिलर, यहाँ से एक पिलर। तो यहाँ पे जैसे कि जंक्शन हुआ इसका, ठीक है, तो यहाँ पे बोरहोल किए, एक पिलर छोड़ दिए, यहाँ पे जंक्शन, यहाँ पे बोरहोल नहीं किए, फिर यहाँ पे बोरहोल करेंगे। तो एक पिलर छोड़ने के बाद दोबारा दूसरा पिलर में हमको पार्टिंग पता करते रहना पड़ेगा बोरहोल के माध्यम से। तो ये बताया गया था। पिलर पे ही, पिलर का जंक्शन पे आपको मारते जाना है, दूरी नहीं बताया गया है। सर जो भी आपका बोरहोल पिलर है ना, ऊपर से होगा। क्या बोल रहे हैं? बोरहोल सर ऊपर से एकदम करना होगा, फेस से। हाँ ऊपर से करना होगा, ठीक है, ठीक है।
डिपेंडिंग कि आपके पास व्यवस्था क्या है, नीचे से भी कर सकते हो, ऊपर से भी कर सकते हैं। आपके पास व्यवस्था कैसा है, ऊपर से करने का व्यवस्था है, नीचे से करने का व्यवस्था है, जो भी है। तो पर आपको बोरहोल करना पड़ेगा अल्टरनेट पिलर्स के बाद। अल्टरनेट पिलर्स का मतलब क्या हुआ, एक छोड़ के बाद। एक पिलर छोड़े एक बार किए, फिर एक पिलर छोड़े फिर भी किए, फिर एक पिलर छोड़े फिर किए। तो इस तरह से आपको करते रहना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया है कि ये भी हम बता चुके थे यहाँ तक, हमको लगता है ये बताया गया था, ये वाला यहाँ से हम लोग कवर नहीं किए थे। बोला गया है कि ये कॉमन प्रैक्टिस है, सामान्य प्रैक्टिस है कि जो बॉटम सिम होता है, नीचे वाला जो सिम होता है ना, वो टॉप सिम के एक पिलर आगे रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन डिप्लेयरिंग में जस्ट उल्टा हो जाता है। जब डेवलपमेंट हो रहा होगा ना, तो कौन सा सिम आगे रहेगा, टॉप सिम या बॉटम सिम? तो आंसर क्या होगा, बॉटम सिम। बॉटम सिम टॉप सिम से आगे रहेगा, कम से कम जनरली एक पिलर आगे रहता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो उसके बाद बोला गया है द वाटर ऑफ द टॉप सिम इज सर अलाउड एक बार फिर से बता दीजिए ना सर। बता दे रहे हैं इसको डायग्राम से। ये डायग्राम, सपोज यहाँ पे मेरा सिम है 2, ठीक है, एक सिम यहाँ पे यहाँ है, ये एक सिम हो गया, ये दूसरा सिम, मतलब एक ही सिम है और बीच में हम पार्टिंग बनाना पड़ेगा ना। पार्टिंग दे देते हैं इतना मीटर, तो ये दूसरा बीच कलर में से दिखा दीजिए पार्टिंग। पार्टिंग दूसरा कलर से दिखा दें, अच्छा ठीक। 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ तक लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं, जब भी माइन प्लान में अगर दर्शाते हैं ना, तो कंटीन्यूअस सिम को एक ही प्लान में दर्शाते हैं, कंबाइंड प्लान जिसको बोलते हैं। और उसमें जो है ना, अलग अलग सिमों को अलग अलग रंग से दिखाते हैं, क्योंकि दो सिम है एक तरह से, कंटीन्यूअस सिम में 2 ही सिम है ना, और एक ही प्लान में दर्शाना है कंबाइंड प्लान में। तो कैसे जानेंगे कि कौन सा प्लान, कौन सा जो सिम है वो मतलब कौन सा जो वर्किंग है किस सिम का है? तो वो कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक सिम का कलर जैसे कि तो फिलहाल कंटिन्यूअस अभी सिम यहाँ को पे किसी कंटिन्यूअस पार्टिंग सी और में कलर से डेवलपमेंट और डिप्लेयरिंग साथ साथ करते हैं कि नहीं, डेवलपमेंट डिक्लेयरिंग सब हो जाने के बाद, डेवलपमेंट करने के बाद डिक्लेयरिंग करेंगे, ऐसा थोड़ी ना साथ साथ करेंगे। अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं सर, अभी हम लोग हाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी जो आप बता रहे हैं वो डेवलपमेंट बता हाँ डेवलपमेंट बता रहे हैं। डेवलपमेंट हम लोग इधर कर रहे हैं, ठीक है, इधर मेरा फेस आगे बढ़ रहा है। ये मेरा पिलर है, ये मेरा गैलरी है, और ये मेरा पिलर है, ठीक है। ये मेरा पार्टिंग को बोल रहे हैं अलग रंग से दर्शाने ना, ग्रीन कलर से दर्शा देते हैं। और यहाँ पर हम इसको इस तरह से दर्शाते हैं, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो बोला गया है कि जो बॉटम सिम है, ये बॉटम सिम है ना जी, बॉटम सिम या बॉटम सेक्शन बोलिए, और ये क्या है, टॉप सिम है या टॉप सेक्शन, टॉप सिम ही बोलिए, सेक्शन तो एक ही में बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि मेरा जो जब डेवलपमेंट करेंगे, याद रखिएगा डेवलपमेंट के टाइम ही है, डिक्लेयरिंग में जस्ट अपोजिट हो जाता है। डेवलपमेंट के समय मेरा कौन सा सिम आगे रहेगा, तो मेरा बॉटम सिम आगे रहेगा। कितना पिलर आगे रहेगा, कम से कम एक पिलर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। देखिए मेरा पिलर यहाँ तक था, है कि नहीं है, इससे एक पिलर मेरा आगे है कि नहीं है, कम डेवलपमेंट से कम कितना सर? है कि एक पिलर। ये 2 पिलर आगे रख सकते हैं, 4 पिलर रख सकते हैं, 5 पिलर रख सकते हैं, कम से कम एक पिलर आगे रखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ गया। चलिए, उसके बाद यहाँ पे यही बोला गया है
कि ऊपर सिम का जो पानी है सारा का सारा नीचे लेके हम लोग आएंगे बॉटम सिम में, और फिर वहां पे हम लोग क्या करेंगे, बोरहोल करके, ठीक है, बोरहोल करके या ड्रिफ्ट बना के सारा जो ऊपर सिम का जो पानी है उसको नीचे ले आएंगे, फिर वहां से पंपिंग करके मेन सम में लेके आएंगे और फिर सरफेस सीधा भेज देंगे। वेंटिलेशन जो हम लोग करेंगे कंटीन्यूअस सिम का, वो कैसे करेंगे, स्टेपल पिट या थ्रू अ ड्रिफ्ट कर सकते हैं। स्टेपल पिट और ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट के बारे में पता है, स्टेपल पिट के बारे में नहीं पता सर होगा, बता दे रहे हैं। हाँ बोलिए। सर बोलिए। ये मतलब एक पिलर आगे, कम से कम एक पिलर आगे चलने का कोई लॉजिक है क्या सर, उसके पीछे क्यों आगे चलते? क्योंकि देखिए, आपको हमेशा क्या करना है ना, आपको इतना पता है कि जब डेवलपमेंट कर रहे हैं, है कि नहीं है, डेवलपमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आपको पता नहीं है आगे क्या हो सकता है, पहला, और दूसरा कि ये पानी का जमाव मेन है, पानी का जमाव। अगर आप आगे डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो पानी जो है इसमें कैसे आएगा नीचे, है कि नहीं, डेवलपमेंट नीचे करते जाएंगे तब तो वो पानी जो है वो नीचे आता चला जाएगा, ग्रेविटेट कर जाएगा, जगह रहेगा तब ना, अब जगह ही नहीं रहेगा नीचे हाँ जगह हाँ, फिर। समझ गए सर, समझ गए। मतलब कि आगे चलेंगे तो पानी नीचे आएगा, तो ऊपर वाले में ऊपर पानी मिलेगा ही नहीं, तो हम लोग इजीली चल पाएंगे ऊपर वही बोल रहे हैं। वाले सेक्शन में ना। ठीक है, तो अभी हम क्या बता रहे थे, हम भूल गए हैं। क्या बता रहे थे, एक सेकंड। अच्छा, स्टैपल पिट। स्टैपल पिट क्या होता है, जैसे कि दो सिम है, ये वेंटिलेशन के लिए जनरली करते हैं ना। ये मेरा एक सिम हो गया, ये मेरा पार्टिंग हो गया, और ये मेरा एक और सिम हो गया। नीचे वाला सिम ज्यादा मोटा सिम है, तो हम अगर बोलते हैं स्टैपल पिट, इसका मतलब क्या हुआ, एक एक तरह का साफ्ट है, पर वो साफ्ट में क्या है, ठीक है, वाइंडिंग नहीं है, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये हो गया स्टैपल पिट, इसको ऐसा ही रहेगा, हमको लगता है ये ऐसा ही रहेगा। मतलब ऐसा साफ्ट, ठीक है, जिसमें वाइंडिंग ना हो, और उसका इस्तेमाल जो है पानी निकासी के लिए या वेंटिलेशन के लिए किया जाता है, उसको बोलेंगे स्टेपल पिट। स्टेपल पिट जो एकदम सीधा रहता है, वर्टिकल रहता है। आदमी जाना है होगा तो जा सकता है, सीढ़ी लगाना पड़ेगा। क्या क्या बताया सर, इस चैपल पिट एक बार और सर सुन नहीं पाया सर। सीढ़ी लगा के भी आप कर सकते हैं ऊपर से नीचे आना, पर यहाँ पे वाइंडिंग नहीं होगा। स्टेपल पिट एक तरह का ऐसा साफ्ट हो गया जिसमें कोई भी वाइंडिंग सिस्टम नहीं लगा रहता है, दो सिम को जोड़ने के लिए सर काम में आता है, अच्छा वेंटिलेशन अच्छा। या हॉलेज निकासी के, हॉलेज ओके वगैरह के सर, लिए भी कर सकते ओके। हैं, कि सारा सामान इधर से बंकर में डाल दिए, सीधा नीचे चला गया। तो मेन इसका काम जो है दो सिम को जोड़ना, और ये जोड़ना जो होगा वो पूरा वर्टिकल होगा। ड्रिफ्ट में भी जोड़ते हैं दो सिम को, लेकिन क्या होता है, वो इंक्लाइंड होता है, तिरछा होता है, जिधर से आदमी जा सकता है चल के, इसमें चल के आदमी नहीं जा सकता है। समझ में आया। ये क्या चीज के लिए यूज करते हैं सर? वेंटिलेशन हो गया, हॉलेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आदमी आ ठीक जा है। नहीं सकते सर आदमी? ऊपर का मटेरियल सर, आदमी जाने के लिए सीढ़ी लगाना होगा। तो ये अगर सीढ़ी लगी है सर तब? हाँ, सीढ़ी लगा देंगे तभी आदमी जाएंगे, नहीं लगाए तो नहीं जाएगा। तो सर यहीं पे बोला। ये जो स्टेपल बॉटम है, वहां पे हम्म, बूस्टर फैन बैठाएंगे क्या, कहाँ पे वेंटिलेशन अलग खींचने चीज हवा हो के? गया फिर उसमें, वो डिपेंड करेगा माइन के पूरा कंडीशन के ऊपर, यहाँ वेंटिलेशन मत घुसाइए, ठीक है। वेंटिलेशन पूरा, बूस्टर फैन बैठाने की जरूरत नहीं पड़ सकता है, बूस्टर फैन हर मैच में थोड़ी ना होता है, सर मेरा एक जहाँ क्वेश्चन और था लगेगा कि। कि हम्म, जो जो हेलो, जो हाँ बोलिए। कंटिन्यूअस सीम है, ठीक है सर, जो एक दूसरे से 9 मीटर कंटीन्यूअस। है, लेकिन अगर उन सीम हम्म, मोटाई अधिक है सर, 10-10 मीटर, तो उसमें डेवलपमेंट कैसे है सर? नॉर्मल डेवलपमेंट करेंगे तो उसी दिन तो बताए थे, उसी दिन तो बताए थे कि अगर सिम जो है 9 मीटर से ज्यादा हो गया तो अलग अलग सिम मानेंगे। नहीं सर, अगर वो कंटिन्यूअस सीम है लेकिन मोटाई ज्यादा है। मोटाई ज्यादा, कंटीन्यूअस सिम है लेकिन थिकनेस सिम का ज्यादा है, ये बोल रहे हैं। लेकिन मोटाई ज्यादा है, तो तब भी दोनों करेंगे फिर सेक्शन। सीम दोनों कंटिन्यूअस है, हाँ, तो देखिए कुछ तो भी अगर दोनों अगर सीम को एक साथ चलाएंगे क्या सर? डिपेंड करता है सब मैनेजमेंट के ऊपर कि क्या कंडीशन है उसके हिसाब सर से, लेकिन अगर डायग्राम में बताइए चलाना अपना। चाहे, लेकिन अगर चलाना चाहें, अगर मान के चलिए आप ये बोल रहे हैं कि ये हो गया कंडीशन,
ये मेरा नीचे वाला सिम जो ये मेरा पार्टिंग हुआ, ये ठीक पार्टिंग है। ये मेरा 9 मीटर का हो गया, ये बोल रहा है ना, ये 10 मीटर का हो गया, ये सिम ही मेरा 10 ये मीटर का सर है, ये भी मेरा 10 मीटर का है, और ये मेरा 8 मीटर का जी पार्टिंग है। ये बोल रहे हैं 10 मीटर है, तो फिर यस इसको सर। आप छोटे छोटे डेवलप करें। 10 मीटर कैसे कीजिएगा, 3 मीटर ही डेवलपमेंट कीजिएगा। 3 मीटर यहाँ पे ले नहीं लिए, सर ये समझ में आ है रहा कि है नहीं है? सर, लेकिन दो साथ में हाँ, लेके चलेंगे क्या, दोनों सिम को, ऊपर वाले को भी और नीचे वालों को भी? दोनों सिम को लेके चाहिए, पूरी तरह वहां का जियोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर निर्भर करेगा, और आपका मैकेनाइजेशन और बाकी सपोर्ट सिस्टम के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, किया जा सकता है, ठीक है, पर जैसे किया इसको जा दो सकता है। सेक्शन में बांट दिए सर, तो ऊपर वालों को भी 2 सेक्शन में बांट देंगे, और फिर साथों हाँ, साथ मान 4 दीजिए। सेक्शन अपन एक साथ लेके चलेंगे। पर जनरली पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या है ना कि आपको मैनेजमेंट भी करना पड़ता है ना, क्योंकि दोनों का दोनों कंटीन्यूअस सिम है, और कंटीन्यूअस सिम है तो आपको एक ओवरमैन को ही चार्ज में रखना है। अब एक ओवरमैन के अंदर 4 अगर सिम चलाइएगा, है ना, 4 सिम हो गया ना, सिम तो 4 नहीं है पर 4 सेक्शन हो गया, है कि नहीं है? 4 सेक्शन। तो फिर कैसे पॉसिबल होगा? तो थोड़ा सा मैनेजमेंट सुपरविजन का दिक्कत हो सकता है, पर अगर सिस्टम सब कुछ अलाउ करे तो कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इधर, बाकी खत्म ही हो गया ये पूरा। ठीक है, तो ये हो गया डेवलपमेंट लगभग कंप्लीट। अब आते हैं डिप्लेयरिंग की तरफ। ठीक है, सर इसका क्लियर थोड़ा बता देते हैं सर, इसका। ये क्रॉस कट से जैसे डेवलपमेंट। क्रॉस करके डेवलपमेंट देखिए बहुत सारा चीज है ना, जो आप बेवजह पढ़िएगा तो एक तो बल्क भी होते जाएगा, रिवीजन भी नहीं कर पाइएगा, और समय का भी एक तरह से आप बोल दें कि कोर्स का भी जो बता देते जैसे कि है ना सर। सरदार ओवरमैन के रखा गया है, वो फिर एक्स्ट्रा होने लगेगा। तो पता चला कि फिर अब 6 महीने का कोर्स तो हम प्रॉमिस किए हैं, पर वो कोर्स कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है है कि सर, नहीं फिर है? रिवीजन भी करवाना है सर। ठीक है, तो पिलर एक्सट्रैक्शन की तरफ अभी आते हैं। बोर्ड एंड पिलर का पिलर एक्सट्रैक्शन, पिलर एक्सट्रैक्शन का मतलब पिलर का निकासी, यहाँ पे डिप्लेयरिंग के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो डिप्लेयरिंग करने का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, और सब इसमें लिखा हुआ है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। देखिए बोला गया है कि आफ्टर द पिलर्स हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बोर्ड एंड पिलर सिस्टम, यानी डेवलपमेंट के बाद कंसिडरेशन हैज टू बी गिवन टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम द पिलर्स, द ऑपरेशन इज नोन एज पिलर एक्सट्रैक्शन। थोड़ा सा हम इसको हाईलाइटर का साइज कम कर देते हैं। बोला गया है कि जब बोर्ड एंड पिलर विधि में जब आपका पिलर्स का निर्माण हो गया, पिलर्स हैव बीन फॉर्म्ड, पिलर का निर्माण हो गया है, तब फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो पिलर में जो कोयला बच गया है, अब उस पिलर से पिलर से अब कोयला निकालते हैं। ये जो पूरा प्रक्रिया होगा ना, इसको क्या बोलेंगे? पिलर एक्सट्रैक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? डिप्लेयरिंग। इसका तीसरा नाम क्या है? पिलर कटिंग। इसका चौथा नाम क्या है? ब्रोकन वर्किंग। तो इसके 4 नाम है, पिलर एक्सट्रैक्शन, डिप्लेयरिंग, पिलर कटिंग एंड ब्रोकन वर्किंग। सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है डिप्लेयरिंग। अभी जब डिप्लेयरिंग हो गया, अब डिप्लेयरिंग के भी 2 प्रकार होते हैं, एक को बोलते हैं केविंग मेथड, और दूसरा को क्या बोलते हैं? स्टोइंग मेथड। 2 मेथड है, केविंग एंड स्टोइंग। दोनों मेथड किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं? निर्भर ये कर रहा है कि जो गोफ बना है उसको आप भर कैसे रहे हैं। जो डिप्लेयरिंग में तो गोफ बनेगा ही बनेगा, क्योंकि आप पिलर को निकाल रहे हैं, और गोफ का डेफिनेशन आप रेगुलेशन में हम पढ़ाए भी थे। गोफ का मतलब क्या होता है बोर्ड एंड पिलर में, कि पिलर जहाँ या से कोयला निकाला पूरा जाए। पिलर, ए पूरा प्लेस पिलर या वेयर पिलर का कोल वह हैज भाग। बीन एक्सट्रैक्टेड आउट। हाँ, पिलर, पूरा पिलर या पिलर का वह भाग जहां से कोयला निकाला जा चुका है, उसको बोल रहे हैं हम लोग गोफ, है कि नहीं? तो गोफ तो आपको बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पिलर निकाल रहे हैं। तो जो गोफ बन गया, अब गोफ को कैसे भर रहे हैं? ऊपर का जो छत है यानी चाल है, उसको गिरा के भर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे केविंग मेथड। अगर उस गोफ को अगर आप अज्वलनशील पदार्थ यानी मिट्टी, उसके बाद हो गया रेत, बहुत सारा इनकम्बस्टिबल मटेरियल से अगर आप भर ऐश रहे हैं, तो ऐश उसको बोले ऐश हो गया, तो ऐश को उसको भी क्या कर सकते हैं बोलेंगे? ना सर? बिल्कुल कर सकते हैं, अज्वलनशील पदार्थ में आता है वो, तो उसको क्या बोल देंगे? स्टोइंग। है ना? तो डिप्लेयरिंग के 2 टाइप किस पे निर्भर कर रहे हैं कि गोफ को आप किस तरह से आप उसको पैक कर रहे हैं, गोफ को कैसे भर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना है? आपको सरफेस फीचर भी बचाना है ना। तो जो गोफ बना है, बहुत बड़ा गोफ बन जाता है ना, पिलर का एक पिलर 48 मीटर का रहता है। अब एक पिलर 48 मीटर का, सोचिए कितना सारा पिलर होगा एक पैनल में। अब उस पैनल में जितना सारा गोफ को अगर छोड़ दिया जाए, तो पूरा सरफेस का पूरा फीचर ही बर्बाद हो जाएगा, सारा जमीन धस जाएगा, सारा जो जंगल वगैरह होगा, घर वगैरह हो, सब सबसे डेंस हो जाएगा। तो आपको क्या करते रहना है कि जो गोफ को भी पैक करते रहना है। तो गोफ पैक करने का 2 तरीका, या तो आप चाल वहां का है उसको गिरा दीजिए, या फिर उसमें कोई अज्वलनशील पदार्थ भर दीजिए। चाल गिरा के भर दिए गोफ को तो केविंग मेथड, इसमें ज्वलनशील पदार्थ भर दिए तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्टोइंग मेथड। स्टोइंग। समझ में आ रहा है?
अब यही जो चीज हम बोले हैं वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर केविंग मेथड कोल। केविंग मेथड हाँ में बोलिए। जो अपन छत को गिराएंगे तो वो गोफ एरिया में भर जाएगा। हाँ, फिर जहां से छत गिरा है सर तो वो एरिया भी तो खाली हो जाएगा सर। जहां से छत गिरा है देखिए खाली नहीं होता है। जैसे ऊपर का जो स्टार्टा है ना, जैसे कि ऊपर का स्टार्टा है वो धीरे धीरे नीचे आता है। और आप पढ़े होंगे बल्किंग फैक्टर या स्वेलिंग फैक्टर पढ़ते, स्वेलिंग क्या उसको बोल सकते हैं, स्वेलिंग भी बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है ना कि जो थोड़ा सा सैग हो जाता है सर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल तो डिफॉर्मेशन बता होता रहे है। डिफॉर्मेशन का बात नहीं, उसको बोलते हैं बल्किंग बोलते हैं या स्वेलिंग बोलते हैं। ठीक है, स्वेलिंग उसमें इसमें क्या होता है कि मान के चलिए कोई इंटैक्ट रॉक मास है, ठीक है, मतलब कंसोलिडेटेड मास है, मतलब ये टूटा हुआ नहीं है, जैसे कि पत्थर स्तर है, ठीक है, ब्लास्टिंग नहीं किए हैं, एक तो सॉलिड है इसका सर मान लीजिए। हाँ सॉलिड है, तो इसका वॉल्यूम मान के चलिए 1 मीटर क्यूब है ना। लेकिन अगर इसमें ब्लास्टिंग कर और दे और ये टूटने के अगर बाद ये टूटे कितना टूट वॉल्यूम उसमें होगा? हाँ उसको बोलते हैं स्वेलिंग फैक्टर। तो ये जब भी अगर देखिएगा ना वॉल्यूम तो ये बढ़ जाता है। ये 10 मीटर होगा या 5 मीटर क्यूब हो या 2 मीटर क्यूब हो गया, है कि नहीं है, बढ़ जाता है वॉल्यूम, है कि नहीं। तो क्या सर है कि इसको फिर से बताए कैसे? कैसे बताएं, मान के चलिए आपका घर में पत्थर है, ठीक है, ठीक है, उसमें ब्लास्टिंग कर दिए तो एकदम पूरा सब कम्पैक्ट है। और अगर ब्लास्टिंग कीजिए ना छोटा टुकड़ा में, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, सर है कि नहीं है। आयतन समझते हैं, वॉल्यूम जगह उसका मतलब जगह नहीं होता है, इसको बोलते हैं क्या, बताइए मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट। क्या होगा, वॉल्यूम उसका आयतन मतलब उसका मतलब कितना जगह घेर रहा है उसका है कि नहीं। तो अभी अगर उसका सब कुछ, साइज। हाँ अभी इतना ही जगह घेर रहा था, है कि नहीं, क्योंकि इसमें यस। कुछ भी गैप नहीं था, इसका जितना पार्टिकल सब कॉम्पैक्ट था। जैसे ही छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ दिए तो क्या हुआ, अगर पूरा ढेर बन गया पूरा, अब ढेर बन गया तो उसमें गैप्स भी हवा का बहुत ज्यादा गैप्स हो गया कि नहीं आ गया। अब ये पत्थर है, ये यस। पत्थर फटेगा तो बीच में तो गैप तो आएगा ना जी। तो इसमें अब क्या देख रहे यस। हैं कि जो टूटा हुआ पदार्थ का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा दिख रहा है। पहले कितना था, 1 मीटर क्यूब आप नापे थे कि 1 मीटर क्यूब मेरा जगह जो है आयतन था, अभी देखिएगा ना तो 2 मीटर क्यूब या फिर 1.5 मीटर क्यूब मतलब बढ़ा हुआ रहेगा, अच्छा है कि नहीं है, मतलब बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है। तो एक तरह से वो आपका जो केविंग कराते हैं तो छत जो है जैसे कि पहले उसका वॉल्यूम कम होगा क्योंकि इंटैक्ट है, जैसे ही गिरेगा तो तो सर क्या होता मतलब है। सर आपके कहने का मतलब कि वो जो टूट जाता है वो मतलब उतना स्पेस कवर कर लेता है जितना मतलब पिलर एक्सट्रैक्शन करने के बाद वो जितना हाँ स्पेस खाली हुआ। हाँ, इतना कवर तो कर लेता है। अगर नहीं कर पाए होते ना तो सरफेस में आपको सब्सिडेंस थोड़ा थोड़ा दिखेगा। सर तो केविंग मेथड में सर मतलब इतना बताइए, मतलब वो गिरा देते हैं सर छत, तो सर वो मतलब पूरा मतलब सरफेस से लेके जितना सर उसकी डेप्थ होगी सर वो मतलब नीचे नहीं जाता होगा सर। नीचे जाता है ना, धीरे धीरे तो जाएगा ना, धीरे धीरे, तुरंत तुरंत थोड़ी ना होता है सब, बहुत टाइम लगता है उसको। धीरे 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 पहले ऊपर का लेयर जाएगा फिर नीचे का लेयर जाएगा। एक बार से तो कभी देखे हैं क्या कि रूफ फॉल हो जाता है। सर तो मतलब आवाज भी सर बहुत आती होगी सर जब केव होता होगा तो सर। तो आवाज आता ही है। अब डिप्लरिंग में कर लीजिए, डिप्लरिंग में कीजिए, अब आवाज खूब ज्यादा होता है, एयर ब्लास्ट का चांसेस बहुत ज्यादा होता है केविंग मेथड में। हाँ तो एनीवेज वो तो अलग टॉपिक है, पर यहाँ से समझ में आ रहा है कि हम लोग गोफ को, हम लोग छत को क्या कर रहे हैं, जो मेरा चाल है उसको हम लोग अलाउ कर रहे हैं कि क्या है कि गिर जाए, और गिर जाके और क्या कर जाए, टूट के मेरा जो वॉइड्स है, वॉइड्स का मतलब यहाँ पे गोफ, खाली जगह, उसको ये भर जाए। हम और लोग इसमें सर क्या कर स्टोइंग रहे में हैं, पूरा गोफ में भरते हैं ये वो बालू वगैरह। हाँ उसमें भी आ रहा है, पहले हाँ, इसको देख सैंड लीजिए। और वाटर का प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी देख लीजिए, एक एक टाइम पे एक ही चीज देखिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रूफ को अलाउ कर रहे हैं कि टूट जाए, मतलब जो छत है उसको अलाउ कर रहे हैं कि टूट के जो खाली जगह था गोफ है उसमें क्या है, भर जाए। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि एज द रूफ स्टार्ट अप अबाउट द कोल सीम ब्रेक द ग्राउंड सरफेस डेवलप्स क्रैक्स एंड subsides the extent of damage depending upon the depth, thickness the seam extracted, the nature of strata, thickness of the subsoil, effect of the drag by faults। तो यहाँ बोला गया कि धीरे धीरे जैसा ही मतलब आपका कोल सीम का जो छत है वो टूटेगा और खाली जगह पे भरेगा, तो धीरे धीरे जो है आपका सरफेस में भी ना क्रैक वगैरह डेवलप कर सकता है, क्रैक डेवलप कर सकता है। और सब्सिडेंस बहुत आसान भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा क्षेत्र में अगर आप एक साथ ही गिरा रहे तो। जो डैमेज हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि आप कितना गहराई पे माइनिंग कर रहे थे, सीम का थिकनेस कितना था, जो पत्थर स्तर था उसका प्रवृत्ति कैसा था, जो सब सॉइल था उसका मोटाई कितना था, फॉल्ट वगैरह का इफेक्ट क्या था, तो इसके ऊपर ये निर्भर करता है। स्टोइंग के बारे में बात करें तो स्टोइंग में देखिए इसमें गोफ जो रहता है ना उसको कंप्लीटली पैक कर देते हैं, किसके किसके साथ,
इनकम्बस्टिबल मटेरियल, अज्वलनशील पदार्थ के साथ जो गोफ मेरा बना है उसको भर दे रहे हैं। और डिपेयरिंग विथ केविंग एंड स्टोरिंग में सबसे ज्यादा कौन सा मेथड हम लोग करते हैं? हम लोग करते हैं स्टोरिंग। इसलिए बोला गया कि इट इज जनरली प्रैक्टिस्ड। ठीक है, हम लोग इसको जनरली इस्तेमाल करते हैं खासकर वैसे जगह पे जहाँ पे हमको ये जरूरी होता है कि सरफेस वाला जो भाग है ना सिम के ऊपर, ठीक है, उसको इंटैक्ट रखें आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। मतलब अगर हम चाहते हैं कि मान के चलिए बीसीसीएल में जाइएगा, देखिएगा कि पूरा माइनिंग हो रहा है नीचे, अंडरग्राउंड माइनिंग, ऊपर में क्या है ना कि पूरा पूरा घर बसा हुआ है, ठीक है, बहुत घर बसा हुआ है, आदमी रोड बसा हुआ है, आदमी जा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि सरफेस में हम लोग जो अगर गोफ माइनिंग किया उसका प्रभाव ना हो, पिलर निकालने उसका प्रभाव ना हो, तो हम लोग इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, डिपेयरिंग विथ स्टोइंग। जो खाली जगह बचता है उसको सीधा हम लोग अजस्टित पदार्थ के साथ जो है उसको भर देते हैं। ठीक है, और इसमें ये बताया गया कि द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वुड रिक्वायर अडॉप्शन ऑफ डिपेयरिंग विथ क्या स्टोइंग। कुछ परिस्थिति है जो डिपेयरिंग विथ स्टोइंग के लिए अनुकूल होती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सर जैसे हमारा जो पैनल का साइज है मान लीजिए 100 मीटर गुणे 100 मीटर है, हाँ तो जब ये पूरा वो एरिया से कोयला निकाल लेंगे तो 100 हाँ मीटर का 100 मीटर इंटू 100 मीटर का जो एरिया खाली हो जाएगा पूरा इतने में इतना क्यूबिक मतलब मीटर अपन भरेंगे सर क्या वो सैंडस्टोन वगैरह? पूरा जितना पूरा जगह खाली होगा पूरा भरना पड़ेगा ना, पूरा पैक करना पड़ेगा। पिलर लंबाई जो आप गुणे निकाल चौड़ाई गुणे ऊंचाई सर पूरा इतना पूरा? पूरा 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 एकदम टच करना चाहिए रूप से। पिलर निकाल दिया ना, पिलर निकाल दिया तो जो छत बच गया होगा ऊपर जो, जी जी। तो जो छत बच गया उस पूरा तक आपको भरना पड़ेगा बालू, रेत या उसका मिश्रण। ठीक है, अब देखिए कौन कौन परिस्थिति में जो है स्टोइंग जो है अनुकूल होता है, उसका इस्तेमाल करना। प्रेजेंस ऑफ वाटर बियरिंग स्टार्टअप ऑफ द कोल सीम बीइंग एक्सट्रैक्टेड। प्रेजेंस ऑफ वाटर बियरिंग स्टार्टा अबव द कोल सीम बीइंग एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, अगर आपका कोयला सिम के ऊपर के जो पत्थर स्तर हैं वहां पे जो वाटर बियरिंग स्टार्टा है, पानी होल्ड करने वाले स्टार्टा हैं, जिसमें पानी पाया जाने वाले स्टार्टा हैं, जिसमें पानी पाया जाता है, तो वहां पर हम लोग जो है इसी स्टोइंग मेथड से ही हम लोग डिपेयरिंग करते हैं। बताया गया है कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में एक वारधा कोलफील्ड है, ठीक है, वारधा वैली कोलफील्ड है। कोलफील्ड का नाम है वारधा वैली, तो उसका एक बहुत सारा सिम का नाम है, बहुत सारा सिम का सीरीज है, उसका नाम है काम्प्टी सीरीज। तो काम्प्टी सीरीज का जितना भी काम्प्टी सीरीज का जितना भी देखिए माइंस होगा ना जो काम्प्टी सीरीज में पड़ता है, सब में वाटर बियरिंग स्टार्टा है, पानी बहुत ज्यादा समस्या रहता है। Enormous quantities of water beyond the economic pumping capacity may enter in the mine through cracks in the strata। इतना ज्यादा पानी मतलब रहता है कि आपको पंप जो है ना बहुत ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा, एक ठो पंप से काम नहीं सर चलेगा, 4-5 वहां पे किलो। मतलब इस सीरीज में पॉन्ड वॉन्ड बहुत है इस कारण से सर। ठीक है, हर जगह का अपना अपना देखिए नेचर होता है कोल सिम का। ठीक है, अगर आसपास जो है जैसे कि बहुत ज्यादा पत्थर स्तर, देखिए कोई भी अगर आप माइनिंग अगर जियोलॉजी पढ़े हैं ना तो हर रॉक का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। कोई हाँ रॉक जो है वो पानी अपने आप होल्ड कर सकता है, कोई रॉक होल्ड नहीं करता है कि नहीं है? तो अगर वैसा पत्थर स्तर आपका इमीडिएट रूफ में है या जो ऊपर का जो सिम के ऊपर का पत्थर स्तर उसमें है, पानी जो होल्ड कर लेता है तो काफी मतलब आसान है। लेकिन जो होल्ड नहीं कर पाता अपने थ्रू से अगर पानी नीचे सीपेज करा देता है, उससे क्या होगा कि पूरा पानी जो है वो पूरा भर जाएगा आपके नीचे वाले सिम जहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, तो उस समय सर आपको बहुत सीरीज ज्यादा सीरीज सर सीरीज से मतलब क्या होता है सर? सीरीज मतलब बहुत सारा सिम एक तरह से बोल सकते हैं, काउंटी सीरीज। अच्छा अच्छा ठीक उस पूरा कोलफील्ड में ना बहुत सारा सिम लगा हुआ है। कोलफील्ड में कई सारे सिम हो सकते हैं, है कि नहीं है? तो काम्प्टी है। सीरीज क्या है कि एक सीरीज है जिसमें लगभग सिमिलर आपका सिम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पाया गया है, इसलिए उसको बोला गया काम्प्टी सीरीज। अगर आपके माइनिंग जहां कर रहे हैं माइंस उसके ऊपर रेलवेज है, नदी है या कोई रास्ता है, और ऐसा रास्ता, ऐसा नदी, ऐसा रास्ता है, रोड है जिसको आप डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर डाइवर्ट कर देते हैं तो चलिए केविंग किसी हाल में कर भी सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। सरफेस में अगर कुछ बोझ आसान हो भी गया तो किसी का, ठीक है, जान माल का वहां खतरा नहीं है। लेकिन अब डाइवर्ट नहीं कर पा रहे तो सोचिए रेल का वहां पे आदमी ट्रेल ट्रैवल कर रहा है। अब मान के चले अचानक माइनिंग करने सब्सिडेंस हो गया तो ट्रेन में जितना आदमी लोग ट्रैवल करता है सब तो सबका जान जोखिम में चला जाएगा ना। अचानक ट्रैक जो है नीचे चला जाएगा, दब जाएगा तो पूरा ट्रेन ही पलट जाएगा।
और उसमें मतलब ट्रैवल करने वाले सभी लोगों का जान यहाँ पे जोखिम में जा सकता है। तो इसीलिए ऐसा अगर स्थिति है कि जहाँ माइनिंग कर रहे हैं उसके ऊपर रेलवे रोड या ऐसा रास्ता नदी है जिसको आप डाइवर्ट तो नहीं कर स्टोरिंग सकते करना हैं, तो वहां पर हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर फायरी सिम है, ठीक है, जहाँ पे आप माइनिंग कर रहे हैं ना, जहाँ पे आप डिप्लेयरिंग कर रहे हैं उसके ऊपर अगर फायर सिम है, आग लगा हुआ है, तब भी आपको स्टोइंग ही करना पड़ेगा। क्यों सर? उसके बाद बोला गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ वन और मोर सिम्स ऑफ मार्केटेबल क्वालिटी एक्सट्रैक्टेबल नियर फ्यूचर। अगर मान के चलिए कि एक से ज्यादा सिम है आपके माइंस में और उस सिम का निष्कासन आप करना चाहते हैं फ्यूचर में, अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में करना चाहते हैं, मान के चलिए बॉटम सिम का एक्सट्रैक्शन कर दिए हैं, अब उस सिम को है ना वर्जिन सिम रखे हैं, मतलब उसको कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन अब चाहते हैं फ्यूचर में कि इसका माइनिंग करेंगे, तो इस केस में भी नीचे वाला जो भी आप डेवलपमेंट कर दिए, रिपेयरिंग कर रहे हैं ना, तो इसको स्टोइंग से करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लोकल और गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सरफेस। मतलब लोकल गवर्नमेंट या जो सरकार है अगर वो आपको प्रतिबंध लगाती है कि मेरा सरफेस में जो भी मेरा फीचर है उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, तो उस केस में भी आपको स्टोइंग करना पड़ेगा। अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ फुल थिकनेस ऑफ अ सिम थिकर बाय 6 मीटर एज अ थिकर सिम कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फुली बाय केम। अगर आपको 6 मीटर से ज्यादा सिम का थिकनेस है और उसका एक्सट्रैक्शन करना है पूरी चौड़ाई तक, पूरा थिकनेस तक, पूरा मोटाई का अगर एक्सट्रैक्शन करना है, 6 मीटर मेरा मोटा सिम है और पूरा 6 मीटर का एक्सट्रैक्शन आपको करना है मोटा सिम का, तो भी आपको स्टोइंग करना पड़ेगा, क्योंकि 6 मीटर पूरा अगर मोटा सिम है तो उससे आप केविंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 मीटर मोटा सिम हो गया तो सोचिए उतना खाली जगह भरने के लिए ऊपर का जो पत्थर स्तर वगैरह टूट के जो गिरेगा गोफ में उसी को पैक करेगा, तो उतना खाली जगह को भरने के लिए बहुत ज्यादा जो है मतलब सिम के ऊपर के पत्थर स्तर को टूटना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, उसको भरना पड़ेगा, इसके कारण सब्सिडेंस होने का काफी ज्यादा संभावना है। इसीलिए बोला भी गया है कि 6 मीटर से ज्यादा अगर मोटा सिम है तो वहां पर भी अगर आप डिप्लेयरिंग कर रहे हैं तो आपको स्टोइंग से ही करना पड़ेगा। केविंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग उसमें भी नहीं कर सकते हैं, अगर देखना पड़ेगा कि रोड नदी वगैरह है वो सब आसपास है तब भी नहीं कर सकते हैं, ऊपर में घर वगैरह है, जंग फॉरेस्ट एरिया है मान के चलिए, मतलब वहां पे नेशनल पार्क वगैरह है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहां भी नहीं करने देगा, सर ठीक है एक नहीं, तो ये डाउट है सब सर। चीजें जो है। हाँ बोलिए ना। सर गैलरी का साइज तो हाइट रहेगा 3 मीटर, ठीक है, तो फिर शायद 6 हाँ मीटर कहाँ से होगा, हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 6 मीटर कहाँ से होगा? जी देखिए सर। आपको हम बताए थे जैसे कि सिम का कभी कभी बहुत ज्यादा मोटा सिम रहता है, बताए थे ना, बताए थे कि नहीं जी बताए सर। थे? यस सर, जी दो सर। सेक्शन में कर काम करेंगे। तो सेक्शन 2 में सेक्शन में करके हम लोग काम करते थे कि नहीं करते थे, है कि नहीं? 3 मीटर का पार्टिंग आपको छोड़ना जरूरी है, डिप्लेयरिंग जब हम लोग करेंगे, है कि नहीं है? अगर हम लोग डिप्लेयरिंग करेंगे तो ऊपर का जो है ये आगे रहेगा, नीचे वाला पीछे रहेगा, क्योंकि लास्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी ब्लास्टिंग करके गिराना है ना, इसलिए पहले हम इधर का जो है स्टोविंग वगैरह करते आएंगे, इसका डिप्लेयरिंग कर लेंगे, इसका डिप्लेयरिंग कर लिए हैं, ठीक है, इसका डिप्लेयरिंग कर लिए हैं, उल्टा बना दिए हैं क्या, इसका डिप्लेयरिंग कर लिए, इसका डिप्लेयरिंग, तब धीरे धीरे आगे बढ़ते चला जाएगा, फिर हम इधर से इधर आएंगे, तो ये आगे रहेगा। डिपेयरिंग के टाइम में क्या होगा, जो बॉटम सिम है ना वो पीछे रह जाता है, टॉप सिम आगे रहता है, और ये ठीक इसका है। मतलब कब यूज करेंगे जब कोयला का मोटाई ज्यादा रहेगा? हाँ सेक्शन में तभी बनाएंगे, मतलब अगर आपको बोर्ड एंड पिलर ही करना है और मान के चलिए बोर्ड एंड पिलर करना है, मोटाई बहुत ज्यादा है, तो आपको तो नियम है ना 3 मीटर ज्यादा ऊंचाई नहीं रख सकते हैं सिम का बोर्ड एंड पिलर में, जनरली यस यही सर। नियम है ना, 3 मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं कर सकते ना गैलरी का ऊंचाई, डेवलपमेंट हम्म। आपको 3 मीटर ही करना है, बाकी आपको छोड़ना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ऊपर में आपको 3 मीटर का ही करना पड़ेगा, तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा बोला गया है कि अगर आपका जो सिम है वो बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है, मतलब प्रोन है स्पॉन्टेनियस हिटिंग की, मतलब उल्टा जो कैसे सिम करेंगे है सर? उसमें स्पॉन्टेनियस हिटिंग होने की संभावना बहुत ज्यादा है, स्पॉन्टेनियस हिटिंग स्वतः जलन होने की, स्वतः दहन होने की संभावना ज्यादा है कि नहीं है? तो उसके कारण उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिप्लेयरिंग विथ स्टोइंग करना पड़ेगा। सरफेस में बिल्डिंग है जिसको खाली नहीं करा सकते हैं, परमिशन मिल गया कि चलिए डिप्लेइंग कर ले, लेकिन सरफेस का बिल्डिंग है ना उसमें खाली नहीं करा सकते लोगों को, जैसे कि झरिया वगैरह हो गया, झरिया खोल में क्या है, जब डिप्लेइंग तो बहुत पुराने जमाने में ब्रिटिश काल में कर दिया गया है,
पर अभी क्या है कि मान के चलिए बहुत सारा वर्कर आदमी सब है और वहां पे मतलब खाली कर ही नहीं रहा है वो जगह। तो वहां पे अगर किसी माइंस में डेवलपमेंट हो चुका है तो रिपेयरिंग करने में अगर दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि ऊपर का जो आदमी लोग है वो बिल्डिंग्स में जो रह रहा है वो खाली नहीं हो रहा है। तो उस केस में केविंग नहीं कर सकते, उस केस में क्या करना होगा, स्टोइंग ही करना होगा। मान के चलिए ऊपर में टैंक है, बहुत बड़ा पानी का संयंत्र है, रिजर्वेयर है, जिसको खाली नहीं कर सकते हैं, सर तब भी seems आपको very स्टोइंग prone करना to पड़ेगा। spontaneous. हाँ बोलिए, सर seems very क्या बोले? prone to spontaneous cheating मतलब? बहुत ज्यादा तो स्पॉन्टेनियस। जो ऐसा सिम जिसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग होने का तुमसे संभावना पूछे है, थे। ठीक है। सर स्पॉन्टेनियस 6 हीटिंग, मीटर वाला बता देते ना। 6 मीटर वाला क्या समझ में नहीं आया? पूरा उसको कैसे निकालेंगे? 3 मीटर तो ऊपर का, फिर 3 मीटर कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर मान के चलिए मेरा सिम है 6 मीटर का, ये 7 मीटर कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा कितना टोटल सिम का थिकनेस है, 8 मीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या किए, बीच में पार्टिंग छोड़ दिए, तो 3 मीटर, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर हम पार्टिंग छोड़, 3 मीटर छोड़ना ही है ना, 3 मीटर छोड़ दिए और इसको 2 मीटर कर दिए। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर अगर 6 ही मीटर हो तो? 6 ही हो तो सर? क्या हो, 6 ही हो तो? हाँ 6 मीटर अगर पार्टिंग है तो 6 मीटर है तो एक बार में करेंगे। 6 मीटर का सिम पूरा हो तो देखिए, आप कुछ आपको बताए थे जब बोर्डिंग प्लस हम पढ़ा रहे थे ना, तो आप लोगों को कुछ बताए थे कि कंडीशन होता है कोई भी माइनिंग मेथड को अप्लाई करने के लिए। ऐसा नहीं कि सब सिम में एक ही माइनिंग मेथड लगा सकते हैं, है कि नहीं? तो हर अलग 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 कंडीशन में क्या होता है ना, अलग अलग तो कोल्ड रूफ कैरेक्टरिस्टिक छोड़ होता देंगे सर 3 मीटर का, कि निकालेंगे उससे? है। ऐसा दूसरा केस ये हो सकता है ना, देखिए, अगर आपका मान के चलिए 6 मीटर का सिम है, ऐसा कर सकते हैं कि जो 3 मीटर है, 3 मीटर आपको ऊंचाई का यहाँ पे डेवलपमेंट कर दीजिए और ये छोड़ दीजिए। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? डेवलपमेंट हो जाएगा, है कि नहीं? डेवलपमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा, और उसके बाद जब डिप्लेयरिंग कीजिएगा ना तो लिफ्ट फैशन में कीजिएगा। डिप्लेयरिंग, और इसमें लिफ्ट में जब कीजिएगा ना तो स्टोइंग भी आपको करना पड़ेगा, स्टोइंग के साथ लिफ्ट फैशन में देखिए करते हैं हम लोग क्या, डिप्लेयरिंग, जैसे कि पिलर हो गया ज्यादा ऊंचा है, ठीक है, पहले मेरा इतना ऊंचा पिलर था, ये बहुत ज्यादा ऊंचा है, मतलब पिलर क्या है, पिलर तो मेरा 3 मीटर था, पर उसके ऊपर और मोटा मेरा जो है सिम छोड़े हुए थे, तो 3 मीटर तक निकाल लिए। उसके बाद इस तरह से आप क्या किए, चढ़ने के बाद यहाँ पे फिर हम लोग ब्लास्टिंग किए, तो इतना जो है भाग जो है निकाल लिए। फिर एक इसके ऊपर और अगर मोटा सिम है तो यहाँ पे और चढ़ेंगे और फिर ब्लास्टिंग करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे ब्लास्टिंग करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें रूफ गिरने का खतरा नहीं होगा सर? हाइट बढ़ेगा इसलिए तो स्टोइंग करते रहते हैं ना, तो? स्टोइंग करते रहते हैं, स्टोइंग करके ही हर जगह करते हैं, और एक टाइम में एक दो पिलर ही हम लोग करते हैं, ज्यादा नहीं। खतरा तो स्टोइंग में, डिप्लेयरिंग में है ही है, ठीक है, डिप्लेयरिंग कर रहे हैं तो खतरा ऐसा, ऐसा ही उसको बोलते हैं लिफ्ट। हाँ, लिफ्ट फैशन इसको बोलते हैं। हाँ, हम्म, ठीक है बात, हम्म, तो ऐसा ही करें, ऐसा ही इसमें कुछ बना लिफ्ट दीजिए। स्टोइंग सर क्या बोले? लिफ्ट में, लिफ्ट फैशन में स्टोइंग, और लिफ्ट ठीक है। क्वेश्चन है वो, एक एक गोराई नहीं पढ़े हैं, एक गोराई में देखिए क्वेश्चन होगा पहला वाला चैप्टर में ही, कि 8.5 मीटर का मोटा सिम है, बोर्ड एंड पिलर से ही निकालना है, तो कैसे निकाल दिएगा? डिप्लेयरिंग विथ स्टोइंग कीजिएगा, उस पे लिफ्ट फैशन से करना है, 3 मीटर में ही डेवलपमेंट करनी है, डिप्लेयरिंग के टाइम में चेंज हो जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे हाँ, किसी सीम का डेवलपमेंट कर लिए और जब डिप्लरिंग कर रहे हैं तो उस सरफेस में मान लीजिए कोई बिल्डिंग है या कि फिर रेल है, तो हाँ, स्टोइंग उस बिल्डिंग या रेल के नीचे बस करेंगे कि पूरे माइंस में ही जितना वो निकालेंगे आपका पिलर आवाज सभी ना जगह आधा कट स्टोइंग गया, आधा करेंगे? सुनाई दिया। सर अब आ रही है मेरी आवाज? देखिए, हाँ अभी हेलो। आ रही है, हमको जहां तक समझ पाए, हमको जहां तक सुनाई दिया है,
हाँ तो आप बोल रहे हैं कि अगर कोई बिल्डिंग है, जी ना, जी। यही बोल रहे हैं कि उसको मतलब वहां पे करना है, तो एक बार में कितना तो करेंगे? बिल्डिंग के उस पिलर नीचे तक? बस करेंगे कि सर सभी जगह करेंगे? देखिए, जब भी हम लोग करते हैं ना डेवलपमेंट पैनल का, तो जब पैनल का डेवलपमेंट करते हैं ना, डिप्लेयरिंग करने से पहले हमको सारा चीज सोचना पड़ता है कि हम लोग डिप्लेयरिंग कैसे करने वाले हैं उस पैनल का, उस पूरे पैनल का सोचते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह का सोचेंगे कि एक छोटा सा पिलर वहां पे। अगर हम सोचे हैं कि स्टोइंग कर रहे हैं तो तो स्टोइंग से पूरे ही पैनल का करेंगे। ही करेंगे सर? अगर सोचे हैं, हाँ, कभी कभी पार्शियल एक्सट्रैक्शन भी करते हैं, केविंग भी नहीं करते हैं, स्टोइंग भी नहीं करते हैं। पार्शियल एक्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है ना, कि पिलर को बीच से काट के बस छोड़ दिए, स्प्लिटिंग है ना, स्प्लिटिंग कर दिए, स्प्लिटिंग को ये निकाल लिया, बाकी पिलर ऐसा ही छोड़ दिए। पर ये काफी जो मतलब अनइकोनॉमिक मेथड ऑफ डिप्लेयरिंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारा कोयला हम मेरा लॉस हो जाता है। उसको बोलते हैं पार्शियल एक्सट्रैक्शन, तो वो भी कर सकते हैं। एनीवेज यहाँ पे आते हैं, क्या बोला गया है कि वेयर, सर यहाँ पे देखिए। हाँ सर एक बोलिए। क्वेश्चन है हाँ, सर, इसमें ये भी तो नियम है कि रेलवे या फिर कुछ होता है तो हम लोग नीचे 45 मीटर का कितना मीटर अपना कोयला छोड़ देते हैं, ऑटो मतलब उसको हम उसको निकालते ही नहीं है, उसके नीचे वाला कोयला। हाँ, हाँ सर। हाँ, हाँ ना, सही तो बोल रहे हैं। तो 45 मीटर के उसमें तो दायरे तक हमको ही। सर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस छोड़ देंगे डेवलपमेंट के टाइम में, बाकी बाकी जितना बचेगा उसका डिप्लीट। बाकी बचेगा उसको रिपेयरिंग कर लेंगे। इनकेस आप निकालना ही निकालना है आपको रेलवे वाला जगह भी, तो फिर आपको डीजी में से परमिशन लेना होगा। डीजी में से आपको परमिशन दे दिया कि चलिए रिपेयरिंग भी कर लीजिए, डेवलपमेंट भी कर लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। लिखा हुआ है ना रेगुलेशन, कौन सा था? रेगुलेशन 120, 21, 22। सर तो 21 में तो वर्किंग डीजीएमएस ईयर अगर, बाइंड बाउंड्रीज है। हेलो, 21 या 119, 22 तो 19 होगा शायद। सर अगर डीजीएमएस 19 होगा, परमिशन दे 19। दिया तो सर कर सकते हैं, रेलवे से परमिशन नहीं लेनी पड़ती सर। रेलवे से भी एक परमिशन सौ नहीं उन्नीस है पड़ती ना। सर, 119 है सर, रेलवे और देखिए सड़कों आदि के नीचे काम। डीजीएमएस से जब परमिशन लीजिएगा ना, तो डीजीएमएस क्या करेगा, वो रेलवे मंत्रालय जो होगा उससे भी मांगेगा कि कोई हम लोग यहाँ कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत है कि नहीं। आपत्ति अगर उधर से भी आया तो डीजीएमएस ही आपको परमिशन नहीं देगा। डीजीएमएस का परमिशन देने का मतलब है कि हर चीज से वो बातचीत कर लिया है, सब कुछ ओके है, क्योंकि अपने रिस्क पे दे रहा है ना। अच्छा अच्छा अगर अच्छा। मान के चलिए डीजीएमएस आपको परमिशन दे दिया कि यहाँ पे करना है, और कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया, तो फंसेगा कौन? डीजीएमएस ही फंसेगा ना। हाँ सर। इसीलिए तो थोड़ी ना वो ऐसे करके दे देगा, हर चीज सोच समझ के ही देता है। समझ रहे हैं कि नहीं है? बोल दीजिएगा, चीफ इंस्पेक्टर के खिलाफ अपील कर दीजिएगा आप कमेटी में, यही देखिए हमको परमिशन दे देते, बोले थे हमको करने के लिए। बेचारा चीफ इंस्पेक्टर फंस जाएगा। चीफ इंस्पेक्टर भी नहीं ना कि पूरा सुप्रीम है, ठीक है ना। डेमोक्रेसी में कोई जीव बड़ा नहीं होता है, हर आदमी हाँ के सर। पीछे कोई ना कोई बड़ा होते ही रहता है। यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या बोल रहे थे, वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल और इकोनॉमिक टू अडॉप्ट कंप्लीट स्टोइंग, यही बता रहे थे पार्शियल एक्सट्रैक्शन। जहां पर ये संभव नहीं है, क्योंकि स्टोइंग काफी खर्चीला मेथड ऑफ डिप्लेयरिंग है, क्योंकि आपको अलग से पानी, अलग से बालू रेत वगैरह, उसका खर्चा बढ़ जाता है। अगर देखा जाए केविंग और स्टोइंग में कौन ज्यादा चीप है, तो कौन चीप होगा? केविंग चीप होगा। सस्ता केविंग। कौन मेथड है? केविंग सर, केविंग केविंग। मेथड है, तो उसमें अलग से कुछ देना पड़ नहीं रहा। लेकिन ये जो स्टोइंग मेथड है ना, वो आपको ज्यादा खर्चीला मेथड है स्टोइंग करने का, क्योंकि आपको पैसा लगेगा एक्स्ट्रा। तो अगर बोला गया कि ये संभव नहीं है, या इकोनॉमिक अलाउ नहीं करता है, व्यवस्था मतलब जो पैसा है वो अलाउ नहीं करता है कि आप कंप्लीट स्टोइंग कर दें, तो उस केस में क्या करते हैं? और साथ ही साथ ये भी आपको जरूरी है कि आपको सरफेस और स्टार्टा का जो भी कोल सीम के ऊपर जो पत्थर स्तर है, या सरफेस का जो फीचर है, आप चाहते हैं कि उसको इंटैक्ट रखना, सही रखना चाहते हैं, मतलब उसमें बूंद आसान वगैरह, क्रैक्स वगैरह नहीं डेवलप करवाना चाहते हैं, तो एक मेथड है जिसका नाम है स्प्लिटिंग, जिसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल एक्सट्रैक्शन। आधा। पार्शियल का मतलब क्या होता है? आधा। बोलते हैं ना पार्शियल हम लेंगे, पार्ट में लेंगे, तो ये पार्शियल पार्ट से ही आया है। स्प्लिटिंग कर देंगे बस। क्या कर देंगे? स्प्लिटिंग द पिलर। ठीक है, इस प्रैक्टिस एज फाइनल ऑपरेशन, मतलब डेवलपमेंट कर दिए, डिप्लेयरिंग करने से में क्या करेंगे, पूरा डिप्लेयरिंग नहीं करेंगे, पूरा पिलर का कोई नहीं निकालेंगे जो आपको बताएं, बस स्प्लिटिंग कर देंगे। स्प्लिटिंग को निकाल लिए, बाकी छोड़ देंगे। यानी कि सर स्ट्रिंग अगर बना देंगे। 50% है तो 25%। क्या बोले? सर अगर 50% अगर मान लिया जाए पिलर की, 50% मतलब वो पिलर में कोयला है तो उसका 25% निकालेंगे।
ऐसा भी नहीं है 25, कैसे बोल दें कि वो आधा हो जाएगा स्प्लिटिंग में? 25 से भी कम निकलेगा। 25 से भी कम निकलेगा। इसमें तो पिलर क्रैश होने का चांस ज्यादा होगा ना सर? पिलर क्रश होने की किसमें संभावना? ये जो पिलर स्प्लिटिंग करेंगे तो? नहीं नहीं, पिलर क्रश होने की संभावना इसमें थोड़ी ज्यादा है। क्रश होने की संभावना जब बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाता है पिलर पे, बहुत ज्यादा लोड तब आएगा कि मान के चलिए बहुत ज्यादा क्षेत्र जो खुला खुला है। 3 पॉइंट कितना स्प्लिटिंग में आप देखिएगा, केविंग करते हैं तो 3.6 मीटर ही गैली चला सकते हैं आप एक बार में। 3.6 मीटर ही गैली चला सकते हैं। पिलर हो गया ना, तो बीच से स्प्लिटिंग कर दीजिए, मतलब बीच से कीजिएगा तो कुछ इस तरह हो जाएगा ना, कुछ इस तरह से बच जाएगा। तो बस ये सही करके छोड़ देना है। समझ में आ रहा है ना? यस ये सर। बस इतना से निकाल के छोड़ दीजिए, बस खत्म हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं। पर लॉस तो है इसमें अपना, इतना सारा मेरा कोयला छूट रहा है, ये सब लॉस तो है। पर उससे तो बेटर है कि मान के चलिए ऊपर में मेरा सरफेस में कोई फीचर है, आदमी हट नहीं रहा है, स्टोइंग कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो उस केस में ये जो है तरीका कामगर साबित होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां पे सर ये आपका पूरा इकोनॉमिक अलाउ पैनल में करेंगे कि केवल उसके नीचे बस? हर चीज जो होता है ना, देखिए एक पैनल से ही डेवलपमेंट होता है, पैनल का ही डिप्लेरिंग होता है। एक जगह का डिप्लेरिंग और एक जगह का स्टोइंग नहीं होता है, नहीं पैनल सर, जो पे ही पिलर डिसाइड होता है। की स्प्लिटिंग करेंगे उसकी बात। हाँ, तो पूरा देखिए वहां अगर सरफेस जो फीचर है, वहां का पूरा जो स्टार्टा है, ठीक है, वहां अगर अलाउ नहीं कर रहा है, अगर अगर कोई सरफेस फीचर है तो पूरा क्षेत्र तक ही हम लोग ये सब कर देंगे। डिपेंड करता है कि क्या क्या उसके आसपास में सरफेस फीचर है, क्या परमिशन आपको मिलता है, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। तो जब आपको इकोनॉमिक अलाउ नहीं करता है कि कंप्लीट स्टोइंग कर दें, एट द सेम टाइम आप ये भी चाहते हैं कि सरफेस और जो स्तर है स्टीम के ऊपर का स्तर वो रिमेन इंटैक्ट रहे, मतलब मजबूत रहे, तो उस केस में हम लोग एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम क्या है? स्प्लिटिंग द पिलर्स एज फाइनल ऑपरेशन। तो ये कर सकते हैं। इसमें maximum possible coal is extracted from the pillars by driving galleys through them so that the portion of the pillars left in situ to support the rolling से। यहाँ बोला गया है कि हम लोग क्या करते हैं, गैलरीज निर्माण करते हैं, स्प्लिट गैलरी चलाते हैं, और स्प्लिट गैलरी चला के जितना कोयला निकल पाता है निकालेंगे, बाकी पिलर का जो भाग बच गया, पोर्शन ऑफ द पिलर्स, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ऊपर का जो स्टार्ट है उसको सपोर्ट करे। तो ये हो गया ऑल अबाउट स्टोइंग। ठीक है, तो अभी क्या है लिखा हुआ तो है, caving is generally method adopted in majority of our mines as यहाँ पे होगा, it does not involve the high cost of stowing arrangement। बोला गया है इस बुक में बोला गया है कि केविंग जो है ना सामान्य तरीका है जो हमारे भारतीय माइंस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि इसमें पैसा बचता है। जो स्टोइंग अरेंजमेंट, स्टोइंग व्यवस्था का जो खर्च होता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, हमको अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता है स्टोइंग व्यवस्था करने का। तो ये इससे खर्चा बचता है, इसलिए भारतीय माइंस में ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अभी का केस क्या है ये अभी श्योर नहीं है, क्योंकि देखिए अभी क्या होता है, हर जगह पॉपुलेशन बढ़ गया है, कहीं कहीं आपका नेशनल पार्क है, कहीं कहीं आबादी बढ़ गया है, तो वहां पे तो आप केविंग कर नहीं सकते हैं। बुक जब बन रहा था तब का डेटा यहाँ लिखा हुआ है कि जो है जनरल मेथड जो है वो क्या है, केविंग है। For repairing with stowing, availability of stowing material at a reasonable cost is prerequisite. River sand is the abundant stowing material commonly used and it is hydraulic conveying is a general practice। बोला गया है कि डिपेयरिंग करना है स्टोइंग के साथ, तो आपको स्टोइंग पदार्थ का जो अवेलेबिलिटी है, आवश्यकता है, ठीक है, कम खर्च पे, ठीक है, रीजनेबल प्राइस पे, रीजनेबल कॉस्ट पे, मतलब ऐसा है कि जो बालू का जो पैसा जो हम खरीद रहे हैं ना वो कम लगना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि पूरा ज्यादा कॉस्ट लग रहा है। ज्यादा कॉस्ट लग रहा है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ माइनिंग से ज्यादा मेरा कॉस्ट ऑफ डिप्लेयरिंग ही लग जाएगा, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना माइनिंग। तो इसीलिए हम लोग करते हैं, हमको प्रॉफिट मिले, है कि नहीं है? यही सब बताया गया है कि आपको कम खर्च में रेत मिल जाए। ठीक है, जो रिवर सैंड होता है, नदियों का जो बालू होता है, रेत होता है, वो स्टोइंग मटेरियल के लिए सबसे उपयुक्त स्टोइंग पदार्थ है जो भारतीय माइंस में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। और इसको पानी के साथ में इसको जनरली इसको हम लोग स्टोइंग करते हैं। ये लिखा हुआ है हाइड्रोलिक कन्वेइंग। उसके बाद देखिए अरेंजमेंट्स है, बहुत सारा चीज यहाँ पे बताया गया है। सर जो नदी के किनारे सर रेत खनन होता है सर, हाँ, तो सर वहाँ मतलब रेत ले आएंगे, तो सर मतलब वो रेत रेत यूज करते होंगे इसी में ना?
इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज तो बहुत जगह होता है ना, घर बनाने के लिए भी तो इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ सर, वही मतलब। है कि नहीं? तो इसका ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब मान के चलिए अब ऐसा माइंस में है, अब उस माइंस के पता चला कि उस माइंस से मतलब 50-100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कोई नदी ही नहीं है, रेत। हाँ सर। आवाज ही नहीं आ रही यार। किसी को भी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, डिप्लेयरिंग जो ऑपरेशन है उसको इस तरह से हम लोग प्लानिंग करते हैं और इस तरह से हम लोग उसको कार्यान्वित करते हैं, जिससे खदान की सुरक्षा, उस खदान में काम कर रहे लोगों की सुरक्षा, और सरफेस में जो भी चीजें मौजूद हैं उन पे बहुत कम खतरा हो, ऐसा हम लोग को प्लानिंग और ऐसा हम लोग को ऑपरेशन करना पड़ेगा। दूसरा हमेशा ध्यान में रखा जाता है। आप म्यूट चले गए थे सर, आप म्यूट चले गए थे, फिर से समझा दीजिए। म्यूट चले गए थे शायद, कॉल कोई किया, और रुकिए एक सेकंड, इसको कर ही देते अभी हैं। अभी ठीक है सर। कि जो डिप्लेयरिंग हम लोग इस तरह से प्लानिंग करेंगे, इस तरह से हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, मतलब ऑपरेशन उसमें करेंगे, जिससे खान की सुरक्षा पे सबसे कम खतरा हो, वहां पे काम करे आदमियों की सुरक्षा पे सबसे कम खतरा हो, और सरफेस पे बहुत कम खतरा हो। दूसरा जो मेरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा डिप्लेयरिंग प्लानिंग करने से पहले, कंडक्ट करने से पहले, कि जो मैक्सिमम पॉसिबल है एक्सट्रैक्शन उसको अचीव किया जा सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोयला जो है उसको निकाला जा सके, ये मेरा प्लानिंग होना चाहिए। एट द सेम टाइम ये भी हमको रखना है कि सेफ्टी भी माइंस का हो, वर्कर्स का भी सेफ्टी हो, सरफेस का भी सेफ्टी हो। तीसरा चीज क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ अदर सिम और सेक्शन ऑफ द सिम इज नॉट रेंडर्ड डिफिकल्ट। अब ऐसा भी नहीं हम लोग को डिप्लेयरिंग करना है जिससे कोई दूसरा सिम जो है प्रभावित हो जाए, है कि नहीं? दूसरा सिम को भी प्रभावित नहीं करना है गलत रूप तरह से। उसके बाद सर एक्सट्रैक्शन, आवाज ही नहीं आ रहा था अभी, आवाज बिल्कुल नहीं आ गायब रहा हो। है? आवाज नहीं आ रहा था सर। अचानक अभी। आज तो रहा अभी है। अभी सर आया। आ रहा है, आ रहा है सर। वो आपके नेटवर्क एंड से इशू होगा। तो ये इससे देखिए पहले चार, जो बताए वो आवाज नहीं आ रहा था सर। देखिए फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेटरी अरेंजमेंट बिफोर डिप्लेयरिंग। डिप्लेयरिंग करने से पहले क्या क्या आपको जो व्यवस्था है वो कर लेनी पड़ेंगी डिप्लेयरिंग शुरू करने से सर एक पहले। क्वेश्चन है कि डिप्लॉइंग से पहले किससे परमिशन लेंगे सर? अभी आगे डिविजन इंस्पेक्टर से परमिशन लेते हैं, रेगुलेशन सर में तो लिखा हुआ है। यस सर, डीजीएमएस से नहीं लेंगे सर? रेगुलेशन में लिखा हुआ रीजनल इंस्पेक्टर ना, जी जी। रीजनल इंस्पेक्टर को टिक कीजिए। तो यस हम सर। क्या बोल रहे हैं कि डिप्लेयरिंग करने से पहले व्यवस्था जो कीजिएगा वो कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए बोला गया कि डिप्लेयरिंग ऑपरेशन जो है उसको करने से पहले हम उसको प्लानिंग करना होगा, है कि नहीं? प्लानिंग भी करना होगा, और जब हम कर रहे होंगे तो वो चीज भी हमको ध्यान रखना होगा। तो जब प्लानिंग कर रहे होंगे तब, और जब डिप्लेयरिंग कर रहे हो तब कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? कि जब भी हम डिप्लेयरिंग का प्लानिंग कर रहे हैं, डिप्लेयरिंग कर रहे हैं, तो खदान की सुरक्षा पे सबसे कम खतरा हो, वहां के वर्कर जो है काम कर रहे हैं उन पे कम खतरा हो, और सरफेस पे भी कम खतरा हो। दूसरा, अधिक से अधिक कोयला का निष्कासन कर सके। तीसरा, कोई दूसरा सिम है उस पे मेरा कोई गलत प्रभाव, डिप्लेयरिंग कर रहे हैं तो उसके कारण दूसरा सिम पे कोई प्रभाव ना हो जाए। चौथा, जो निष्कासन प्रक्रिया है वो अफोर्डेबल रहे, इकोनॉमिक रहे। ऐसा भी नहीं कि ऐसा हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, स्टोरिंग कर दिए, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 5 मतलब 100 रुपया या 200 रुपया या 2000 रुपया टन, और आपको जो स्टोरिंग करने का जो खर्चा लग रहा है वो 3000 रुपया टन है, तो इकोनॉमिक नहीं ना हुआ, है कि नहीं? अब मान के चलिए 2000 आपको 1 टन का कोयला मिल रहा है, पूरा डिप्लेयरिंग कर रहे हैं, स्टोरिंग करने के बाद आपको जो पैसा खर्च हो रहा है वो 3000 रुपया पर टन का खर्चा हो रहा है, तो वो सुटेबल नहीं है। फिर आपको फिर देखना पड़ेगा कि डिप्लेयरिंग का और दूसरा अल्टरनेटिव क्या है। उसके बाद पांचवा है डेंजर्स, ठीक है? उसके बाद पांचवा क्या है? डेंजर्स। डेंजर्स फ्रॉम क्रश और कोलैप्स ऑफ पिलर, फायर, इनफ्लक्स ऑफ गैसेस और इनंडेशन आर अवॉइडेड। जब डिप्लेयरिंग करते हैं ना, तो डिप्लेयरिंग के टाइम में क्या होता है ना, जो भी चीजें हैजार्ड है माइंस में डेवलपमेंट के टाइम, वो एम्पलीफाई हो जाता है, और ज्यादा चांसेस हो जाता है डिप्लेयरिंग और ज्यादा डेंजरस ऑपरेशन डेवलपमेंट की तुलना में। पिलर क्रैश होने की संभावना, पिलर कोलैप्स होने की संभावना, आग लगने की सर संभावना। रेक्टिफाई मतलब पहचान में आना। हाँ, सर रेक्टिफाई मतलब सर क्या होता है? रेक्टिफाई पहचान। रेक्टिफाई। हाँ सर। रेक्टिफाई कहाँ लिखा हुआ है? सर अभी आप शायद ऐसा लगा कि कुछ बोले, रेक्टिफाई बोले ना सर? रेक्टिफाई, रेक्टिफाई नहीं तो हम नहीं मतलब बोल सर रहे हैं। मुझे लगा कि आप शायद कुछ रेक्टिफाई करके कुछ बोले।
नहीं नहीं नहीं, रेक्टिफाई तो हम नहीं बोले हैं। सर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है क्या तो सर? जो बोला गया है कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि मेरे में नहीं है? शो नहीं हो रहा था इसलिए पूछा मैं। ऑन है सर, है ऑन सर, है। है सर, है। ऑन है भाई, ऑन। कौन है भाई? तो ये हो गया कि इकोनॉमिक मेरा एक्सट्रैक्शन मेरा इकोनॉमिक होना चाहिए। पिलर्स का क्रश नहीं होना चाहिए, ज्वलनशील गैस भारी मात्रा में ज्यादा नहीं निकले, आग वगैरह, इनंडेशन वगैरह इसको अवॉइड कर सके। तो ये सब चीज मेरा प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि बगल वाला खदान में आग का प्रभाव ना हो, वाटर लॉक्ड एरिया का प्रभाव मेरे खदान पे ना आ जाए। इस ये भी चीजों को हमको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। अब यहाँ बोला गया है कि बिफोर अंडरटेकिंग डिप्लेयरिंग ऑपरेशन, डिप्लेयरिंग शुरू करने से पहले परमिशन हैज टू बी टेकन फ्रॉम द डीजीएमएस। यहाँ बताया गया क्या, डीजीएमएस लिखा हुआ है कि बिफोर अंडरटेकिंग डिप्लेयरिंग ऑपरेशन परमिशन किससे लिया जाएगा, डीजीएमएस, इन ऑल केसेस from railways if operations are likely to affect railway, and from the district authorities if district board roads or other buildings are affected। क्या बोला गया है, डिपेयरिंग करने से पहले किससे परमिशन लिया जाएगा, डीजीएमएस से। पर अगर रेगुलेशन आप पढ़ते हैं, कौन सा रेगुलेशन किसी को याद है, 112 किसी को याद है? 112 रेगुलेशन 112 पढ़ते हैं तो वहां पे बताया गया है कि रीजनल इंस्पेक्टर से ही आपको परमिशन मिलेगा रिपेयरिंग करने का। तो वो परमिशन लेना पड़ेगा। रेलवे से भी परमिशन लेना पड़ सकता है आपको, अगर आपके डिक्लेयरिंग करने से रेलवे प्रभावित होता है। आपके डिक्लेयरिंग ऑपरेशन के कारण अगर रेलवे का कुछ भी प्रभावित होता है तब भी आपको रेलवे से परमिशन लेना पड़ेगा। और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का, कोई जिला का रास्ता है या कोई बिल्डिंग है वो भी प्रभावित हो सकता है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी आपको परमिशन वहां पे लेना पड़ता है। तो सर अगर क्वेश्चन में आया तो सर मतलब तो ये रीजनल इंस्पेक्टर लगाएंगे कि सर ये डीजीएमएस लगाएंगे, मतलब चीफ इंस्पेक्टर लगाएंगे? रीजनल जनरली जो अच्छा। देखा गया है ना कि जितना भी क्वेश्चन आया है ना इससे पहले, इसमें डीजीएमएस ही था, हाँ ठीक सर। है। रीजनल इंस्पेक्टर नहीं देते हैं लोग, रीजनल इंस्पेक्टर देंगे तो रीजनल इंस्पेक्टर मार दीजिएगा, क्योंकि ठीक, रेगुलेशन जो है उसी मतलब के सर साथ तो कर भी सकते हैं ना, पहले कहीं भी जाइएगा। सीएमआर का डाटा कंक्लूड करेंगे। हाँ ठीक है सर। ठीक है। सर जैसे अभी सर मैं पूछ रहा था तो मतलब कि रेलवे की परमिशन सर ली जाएगी नहीं, तो आप बोले कि डीजीएमएस से अगर ले लिए तो मतलब वो डीजीएमएस सब पहले से ले लेता है रेलवे से, तब परमिशन देता है। तो जैसे इसमें लिखा है कि डीजीएमएस सर से वो मतलब क्या सर? तो वही बोल रहे ना, देखिए डीजीएमएस से तो डीजीएमएस जो है वो तो सारा लेबर एम्प्लॉयमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी है, तो हाँ यस अपने सर। से कोऑर्डिनेट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो परमिशन दे रहा है, ठीक हाँ है। सर। वो परमिशन दे रहा है तो उधर से कोऑर्डिनेट करेगा ही करेगा। प्लस आप रेलवे, अगर आपके मान के चलिए रेलवे के बगल में है तो उनको भी हाँ बताना पड़ेगा अच्छा अच्छा, कि यहाँ इन्फॉर्मेशन पे दे। जो है हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, आपका जो है इफेक्ट हो सकता है, और उनसे भी ओके सर। परमिशन लेना पड़ सकता है। लेकिन ये सीएमआर में नहीं लिखा हुआ कहीं कि आपको ऐसा कुछ है। रेलवे प्रोटेक्शन वगैरह, रेलवे का बहुत सारा एक्ट वगैरह होगा, उसमें ऐसा प्रावधान या कुछ होगा कि अगर उसके बाउंड्री के नजदीक आप कुछ करते हैं तो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया है कि डाइवर्जन मतलब बदल देना रास्ता, किसका, रेलवे का, नदी नहर का, रोड का, पावर ट्रांसमिशन लाइन का, टेलीफोन लाइंस का, एरियल रोपवे का, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिक्लेयरिंग करते समय जो है डाइवर्ट कर दें आप किस चीज को, नदी नाला, रेलवे, पावर ट्रांसमिशन लाइन, टेलीफोन लाइन, एरियल रोपवे वगैरह। रिहैबिलिटेशन शुड रिसीव अटेंशन, ठीक है। पुनर्वास का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मान के चलिए कोई लोग हैं, ऊपर में बिल्डिंग है आसपास में, पुनरुज्जीवन। ना तो उसको हटा के आपको क्या करना पड़ेगा कि दूसरा जगह आपको मतलब लेके शिफ्ट करने का भी बारे में सोचना पड़ेगा। तो सरफेस लैंड लाइकली टू सबसाइड हैज टू बी परचेज। अगर मान के चलिए कोई सरफेस का मतलब लैंड है, अब उसमें सब्सिडेंस हो सकता है, तो वो लैंड को भी आपको परचेस करना पड़ेगा। नहीं परचेस कीजिएगा और सब्सिडेंस हो जाएगा तो खूब सारा पेनल्टी आप पे ठोका जाएगा। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए, जो भी आपको लग रहा है कि मान के चलिए यहाँ पे हम माइनिंग कर रहे हैं, डिप्लेयरिंग कर रहे हैं, सब्सिडेंस हो सकता है, तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, परचेस करना पड़ेगा। उसके बाद ऑल दीज अरेंजमेंट्स टेक 1 से 2 साल। जितना भी अभी व्यवस्था बताया ना परमिशन वाला, लगभग आमतौर पे 1 से 2 साल का समय लगता ही है सर ये एक सारा बार और परमिशन बताइए मिलने में। सर, ये तो आप सरफेस जानती लैंड हैं, लाइकली टू सबसाइड
ये कहाँ गया यार? मतलब यहाँ पे देखिए ना, यही लिखा हम समझ गए। जैसे कि सरफेस में कोई लैंड है, हाँ सर। सब्सिडेंस जहाँ पे हो सकता है उसको भी खरीदना पड़ेगा आपको, जमीन को, अच्छा जहां सर। तक सब्सिडेंस हो सकता है। नहीं कि कहीं सब्सिडेंस हो गया, दूसरा का जमीन है, वो केस ठोक देगा ना आप पे। अगर नहीं मतलब नहीं, लीज होल्ड पेनल्टी एरिया खूब। के आगे आ रहा है सर, तो उसको भी मतलब कंपनी खरीदेगी? देखिए, अब सरफेस राइट नहीं ना मिलता है। अब अंडरग्राउंड माइनिंग सर कर रहे ये हैं तो सरफेस राइट नहीं ना लेते हैं, अब तो सर इसमें अंडरग्राउंड लिखा राइट्स है ऑल लेते दीज हैं। आर, सर क्या इसमें बोले? लिखता है कि ऑल दीज आर अरेंजमेंट 1-2 ईयर। हाँ, इसका मतलब क्या बोल रहा है? क्या बोले? ऑल अरेंजमेंट, ऑल दीज ऑल आर दिस अरेंजमेंट, अरेंजमेंट 1-2 ईयर। हाँ, ये नीचे लाइन में लिखा हुआ था, वही बताया ना, अभी नहीं ऑल सुने दीज क्या? अरेंज। बोले डिक्लेयरिंग ऑपरेशन के लिए परमिशन, रेलवे से परमिशन, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से परमिशन, अगर नदी नाला रोड पावर ट्रांसमिशन, ये सबको आपको डाइवर्ट करना, रिहैबिलिटेशन के बारे में सोचना, लैंड परचेज करना, ये सब चीज लगभग 1 से 2 साल लग जाता है। समझ में आया? यस सर, समझ यस में सर। आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर। तो, तो ये सब चीजें जो है, ये सब चीजें यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद बोला गया कि वी शाल कंसीडर हियर द अरेंजमेंट प्रिपरेटरी केविंग मेथड। यहाँ प्रिपरेटरी अरेंजमेंट बताया गया है फॉर केविंग मेथड। केविंग मेथड के लिए कुछ प्रिपरेटरी अरेंजमेंट बोला गया है कि इफ if there is a seam above developed and filled with water, अगर if there is a seam above, if there is a seam, अगर seam के ऊपर developed है और filled with water है और गोफ्ट एंड वाटर लॉग्ड, इट हैज टू बी डिवाटर्ड। बोला गया है कि अगर आप डिप्लेयरिंग कर रहे हैं केविंग मेथड से, नीचे वाले सिम में, ऊपर वाला सिम में डेवलपमेंट हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको डिप्लेयरिंग करना है कि नहीं, तो आपको डिप्लेयरिंग करना है बॉटम सिम का, तो ऊपर का सिम में भी क्या होना चाहिए, डिप्लेयरिंग हो जाना चाहिए, उसके बाद करते हैं। कंटिन्यूअस सिम वगैरह है तब, कंटिन्यूअस सिम नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है? ये जो हम बोले थे कि ऊपर सिम और नीचे सिम, कंटिन्यूअस सिम जो रहता है उसके बारे में ही हम बोले थे कि अगर आपका ऊपर सिम है नीचे सिम है तो डिप्लेयरिंग के टाइम में ऊपर वाला सिम आगे रहेगा, नीचे वाला सिम पीछे पीछे रहेगा। पर अगर सिम है, सिम का मतलब यहाँ बोला कंटिन्यूअस नहीं, उसके ऊपर कितना पार्टिंग, 10 15 20 मीटर का पार्टिंग है। अगर ऊपर का कोई भी सिम है जो कि डेवलप किया हुआ, डिप्लेयरिंग नहीं किया हुआ है और पानी से भरा हुआ है, या फिर गोफ्ड एंड वाटर लॉक्ड, मतलब डिप्लेयरिंग भी किया हुआ है, ठीक है, गोफ उसमें है और पानी से भरा हुआ है ना, तो सबसे पहले क्या करना होगा, सारा पानी को डिवाटरिंग करना पड़ेगा, ऊपर वाला सिम का ही। इन केस ऑफ टॉप सिम डेवलप, अगर ऊपर का सिम डेवलप किया हुआ है एंड अबैंडन टेम्पररी, अगर ऊपर का सिम में डेवलपमेंट किया हुआ है, वैसे तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं, पर फिर भी बता दे रहे हैं। इन केस ऑफ टॉप सिम इज डेवलप, अगर ऊपर का सिम डेवलपमेंट हो चुका है एंड अबैंडन टेम्पररी, और उसको टेम्पररी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। abandoned temporarily का मतलब abandoned कभी भी टेम्पररी नहीं होता है, यहाँ पे डिसकंटिन्यू का वर्ड, नीड फॉर डिवाटरिंग। अगर ऊपर का सिम डेवलप कर दिया गया है और छोड़ दिया गया है तो सारा पानी जो है वहां पे डिवाटरिंग कर लिया जाएगा, पंप वगैरह बिठा के। टॉप सिम में बी डिवाटर्ड थ्रू अ शाफ्ट इफ इट इज ऑन द डीप साइड एंड इज एक्सेसिबल ऑन द सरफेस। अगर टॉप सिम जो है वो शाफ्ट के डीप साइड में है, शाफ्ट के डीप साइड में है और वो सरफेस से एक्सेसिबल है, सरफेस से अब जुड़ा हुआ है, तो फिर शाफ्ट में सबमर्सिबल बोरहोल पंप डाल के भी आप जो है पानी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, उसमें भी डाल के पानी निकाल सकते हैं। इन मोस्ट केसेस ऑफ डिप्लेयरिंग ऑफ टॉप सिम द शाफ्ट पिलर माइट हैव बीन एक्सट्रैक्टेड एंड द एक्सेस रोड टू ऑन इट्स सरफेस सबसाइड्स। इन मोस्ट केसेस बोला गया है डिप्लेयरिंग ऑफ टॉप सिम, जब ऊपर का जो डिप्लेयरिंग करते हैं तो शाफ्ट पिलर में हैव बीन एक्सट्रैक्टेड एंड एक्सेस रोड इट ऑन द सरफेस ऑफ साइड। जब ऊपर का सिम अगर मान के चलिए हम लोग डिप्लेयरिंग करते हैं ना, तो शाफ्ट पिलर भी निकाल देते हैं लास्ट टाइम में। तो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस पंप कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड इन द टॉप सिम। तो इस स्थिति में अगर आप शाफ्ट पिलर ही निकाल दिए तो वहां पे तो आप वो जो पंप है, बोरहोल पंप, वो नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं टॉप सिम में। एंड इट्स डिवाटरिंग इज बाय बोरहोल ड्रिल फ्रॉम बॉटम सिम ऑफ वर्किंग। और फिर इसका डिवाटरिंग कैसे करेंगे,
बॉटम सिम से बोरहोल कर देंगे टॉप सिम का, और फिर बोरहोल से पानी नीचे आ जाएगा, फिर वहां पे हम लोग पंप बैठा के कर देंगे डिवाटरिंग। द बोरहोल शुड बी मेड बाय ड्रिलिंग मशीन लाइक वोला शेप ड्रिलिंग मशीन। जो बोरहोल बनेंगे, ड्रिलिंग मशीन का नाम दिया गया है वोला शेप ड्रिलिंग मशीन, जो कि पानी का फ्लो को कंट्रोल कर सकता है ड्यूरिंग ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के दौरान पानी का फ्लो को वो कंट्रोल कर सकता है, वोला शेप ड्रिलिंग मशीन। डिवाटरिंग ऑफ द टॉप सिम फ्रॉम द बॉटम फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्रिलिंग, यहाँ फ्यूरिंग लिख दिया है, ड्यूरिंग होगा। बोला गया है कि डिवाटरिंग ऑफ टॉप सिम फ्रॉम बॉटम फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्रिलिंग, मतलब बोला गया है कि जब डिवाटरिंग कर रहे हैं टॉप सिम का, किधर से, बॉटम सिम में नीचे ले आ दिए हैं सारा पानी बोरहोल करके, ये सब चीज के बारे में बोला गया है। डिवाटरिंग ऑफ द टॉप सिम फ्रॉम द बॉटम सिम मे बी डन इन स्टेजेस इफ डिपेंडिंग इन बॉटम सिम इज प्रोसीड फ्रॉम राइज टू डिट। तो वही बोला गया, डिवाटरिंग आपको करना है टॉप सिम में, या बोरहोल मार के कर दीजिए, साफ में बोरहोल पंप बैठा के कर सकते हैं सबमर्सिबल, तो ये सबसे आपको कर लेना है। क्या करना है, डिवाटरिंग। तो मतलब नटसेल में याद कर लीजिए, केइंग मेथड से अगर डिप्लेयरिंग करें, नटसेल में याद कीजिए, अगर केइंग मेथड से अगर आप डिप्लेयरिंग कर रहे हैं, तो डिप्लेयरिंग करने के लिए सबसे पहला चीज जो आपको करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा डिवाटरिंग। किस सिम का, टॉप सिम का। अगर है तो, अब टॉप सिम हमेशा थोड़ी ना रहेगा, मान के चलिए किसी में है ही नहीं ऐसा सिम, तो फिर तो थोड़ी ना होगा। तो टॉप सिम में अगर पानी है, ठीक है, तो सबको आपको क्या निकालना पड़ेगा, सारा चीज आपको निकालना पड़ेगा, मतलब डिवाटरिंग करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट्स। प्लांट्स की गड़बड़ के कारण ही चास नाला का एक्सीडेंट हुआ था, और सबसे भयावह एक्सीडेंट हुआ था। तो प्लांट्स वगैरह को जो है ना, अपडेट आपको करा के रखना पड़ेगा, जिसमें सारा चीज शो किया होना चाहिए, जैसे कि आपका बोरहोल कहाँ कहाँ है, स्टेपल पिट कहाँ कहाँ है, वगैरह वगैरह। द पोजीशन ऑफ फॉल्ट प्लेन का पोजीशन, डाइक का पोजीशन, लीज होल्ड एरिया जो भी आपका जमीन लिया हो उसमें, एंड ऑल्सो इन द एरिया ऑफ एडजेसेंट खोली। और साथ ही साथ लीज होल्ड एरिया में जितना भी आपका स्टेपल पिट वगैरह, फॉल्ट प्लेन, सारा कुछ तो कीजिएगा। प्लस अगल बगल का जो माइंस है उसका भी फीचर्स आपको शो करना पड़ेगा, नहीं तो चासनाला टाइप का हो जाएगा। उसमें क्या बगल माइंस में कर दिया था, है कि नहीं है, वहां पानी जमा हुआ था, प्लान अपडेट नहीं था, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग की है, सारा पानी घुस के आ गया। तो ये गलती नहीं करना है। द गो ऑफ द ऑल द सिम इन द सेम माइन एंड द गो ऑफ एरियाज ऑफ द एडजेसेंट माइन आल्सो शुड बी इंडिकेटेड। बोला है कि जो भी गोफ क्षेत्र है जिस सिम का हम लोग एक्सट्रैक्शन करने उस सिम का, प्लस अगल बगल का खदान में जो गोफ एरिया है ना, उसको भी प्लान में इंडिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया कि हिस्ट्री ऑफ माइनिंग ऑपरेशन इन एडजेसेंट माइन शुड बी असर्टेन फ्रॉम रूरल एक्सपीरियंस मैनेजर, ओवरमैन और सर्वेयर। तो बगल माइंस में खदान का क्या इतिहास है, इसको भी पता किया जाएगा। अगर ओवरमैन एक्सपीरियंस सरदार, सर्वेयर एक्सपीरियंस ओवरमैन सरदार से बुला के अगर क्या इतिहास रहा है बगल का माइंस में, ये भी आपको असर्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, सफिशिएंट अलाउंस शुड बी मेड फॉर इनएक्यूरेसी। हाँ बोलिए सर, ये ऊपर वाले पैराग्राफ में सर वो पानी वाला टॉपिक आया कि मतलब ऊपर वाले सीम से पानी मतलब हटा देते हैं वो अपैरेटस की मदद से सर। तो मतलब ये सर थोड़ा मतलब टॉपिक से हट गया है सर। सर जो सम्प सर बनाते हैं, तो सर जैसे जो गैलरी मतलब जहाँ पास खाली स्पेस रहता है तो सर सम्प बना देते हैं, तो सर उसके बगल और मतलब अगल बगल सर लोहे मतलब लोहे की वॉल टाइप की रहती है क्या सर, मतलब चद्दर टाइप का रहता है? समझे नहीं क्या बोल रहे हैं सर? मतलब जैसे संप बनाते हैं ना, संप आवाज आ रही बनाते है सर तो लोहे मेरी? की वॉल मतलब सर जो वाटर सर एक सर पर्टिकुलर हेलो एरिया में रहता होगा ना सर संप में। हेलो हाँ सर बोलो इसके हिसाब से ना सर टैंकर जैसे बना देंगे, सोच हाँ रहा सर, है। वही मतलब डैम की तरह रहता होगा ना सर। तो उसके अगल बगल सर वो पानी को होल्ड करने के लिए सर लोहे की दीवार रहती है कि सर कंक्रीट की रहती है, किसकी रहती है, वो चीज मैं पूछ रहा था। समझ नहीं क्योंकि आ रहा सर क्या वो बोल रहे हैं। माइन में ट्रेनिंग कर रहे थे सर, तो मतलब जहाँ पे सम बना था तो ऐसे लग रहा था कि लोहा का है सर। सर संप होता कैसा वो संप है या वाटर डैम था? सर ये तो सर हेलो, संप ऐसा मतलब सम में पूछा ऐसा था। कुछ नहीं रहता, सम में एक तरह का डिप वर्किंग रहता है, जिसमें पानी अच्छा वानी अच्छा, भरा रहता है। तो वो डैम टाइप का सर दिख रहा था वो। संप नहीं होगा, वो वाटर डैम वगैरह होगा। हाँ हाँ सर, हाँ ठीक ठीक है, है, वही वही होगा सर। ओके सर, वही तभी मैं सोच रहा वर्किंग था। होता है, वर्किंग वर्किंग डीप वर्किंग होता है ना, सब में ऐसा कुछ नहीं बनाते हम लोग।
मतलब पूरा पानी भरा Sufficient रहता है सर वहाँ allowance बोला गया है should be made for inaccuracy in the plans which may be intentional and बोला गया है कि प्लान्स में अनइंटेंशनल और इंटेंशनल के कुछ अलाउंस जो मतलब जो भी गलती हो सकता है तो वो सब भी लिखा हुआ होना चाहिए कि उसमें क्या जानबूझ के किया गया है या गलती से हुआ है, सारा चीज लिखा होगा। प्लान्स एंड द हिस्ट्री ऑफ एडजस्टमेंट एंड माइंस विल बी अवेलेबल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डीजीएमएस। और उसके बाद बोला गया कि जो आसपास के खदान है उसका इतिहास और उसका प्लान के बारे में आपको कहाँ मिल जाएगा, डीजीएमएस के पास जाइए और वहां बोलिए कि हमको बगल माइनिंग करना, डिपेयरिंग करना, केविंग से हमको अगल बगल का जो माइंस का जो आपको परमिशन तो डीजीएम इंस्पेक्टर ही दिया होगा, तो जब दिया होगा तो प्लान्स वगैरह देना पड़ता है। तो बताइए वो सारा प्लान्स वगैरह का कॉपी वगैरह हमको दे दीजिए, हमको यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे करना है। उसके बाद बोला गया कि बगल का माइंस का जो बैरियर है थिकनेस, ठीक है, दैट हैव बीन डिप्रेड शुड बी ट्रीटेड विद काउशन एज द बैरियर माइट हैव बीन ड्रॉप्ड ड्यूरिंग रिट्रीटिंग टू द प्लान शोज एडिक्वेट थिकनेस। बोला गया है कि जो बगल माइंस का जो बैरियर होगा मतलब क्या हुआ, बाउंड्री होगा तो बीच में बैरियर ही रहता है, सिम का मान कोयला छोड़ देता है वो लोग, तो वहां पे जब माइनिंग कर रहे हो, रिपेयरिंग कर रहे हो तो वहां पे ध्यान देना है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो बैरियर में जो पुराना माइंस जो था वो हो सकता है कि रिपेयरिंग के दौरान रॉब्ड किया हो। रॉब्ड का मतलब समझते हैं, पिलर रॉबिंग वर्ड आता है, पिलर रॉबिंग सुने हैं कि नहीं? नहीं सर। रॉब का मतलब समझते हैं, रॉब बोलता है थीप रॉब्ड माई ज्वेलरी, ये सब बोलते हैं ना, चोरी होगा क्या सर? रॉबर्स, रॉबर्स का मतलब क्या आता है? चोरी, हाँ चोर सर, चोर सर छोड़ देते हैं। हाँ, तो पिलर रॉबिंग का मतलब क्या होता है कि पिलर का चोरी एक तरह से होता है। चोरी का मतलब माइनिंग में क्या हम लोग बिना समझेंगे, परमिशन के निकाल लेना जैसे सर, क्या बिना होता है ना, परमिशन लिए हम उससे। अब क्या होता है कि मान के चलिए डेवलपमेंट करते हैं आप, डेवलपमेंट करना रहता है, फेस सपोर्ट करके सारा ड्रेसिंग करके प्लास्टिक करके सारा कोयला उठाना रहता है। अब कभी कभी मेजर का या मतलब नहीं भी रहता है मेजर का, तब भी सरदार ओवरमैन जो भी वही इंचार्ज ही रहते हैं ना ब्लास्टिंग ऑपरेशन में, तो सरदार ओवरमैन यही सब, सरदार ओवरमैन सटफायर तीनों इन्वॉल्व रहेगा। तो कभी कभी क्या करते हैं तीनों का तीनों या फिर तीनों में से कोई एक, कि जल्दी ऊपर जाना है ये सोच के या फिर काम नहीं ज्यादा करना पड़ेगा, पिलर में ही ब्लास्टिंग कर देते हैं। रिपेयरिंग भी नहीं हो रहा है लेकिन ब्लास्टिंग कर देते हैं, कोयला उठा के लोड करा के सीधे ऊपर भेजते हैं। इसको बोलते हैं पिलर रॉबिंग, चोरी छुपे, ठीक है, पिलर का जो कोयला काटते हैं ना उसको ही बोलते हैं पिलर रॉबिंग। तो ये जो है हो सकता है किया हुआ हो बगल माइंस में जब बैरियर होगा, क्योंकि बगल माइंस में जैसे कि बगल वाला माइंस है, इधर वाला माइंस है जो कि बंद हो गया है, तो ये जब चला रहा होगा तब जब रिपेयरिंग कर रहा हो तो हो सकता है कि इधर से बिना बताए चोरी छुपे यहाँ का कोयला काट लिया हो कुछ कुछ भाग, तो आप तो इधर हैं आपको तो पता नहीं है, इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे आपको सावधानी रहना पड़ेगा बैरियर के पास, क्योंकि हो सकता है बगल वाला माइंस या एडजेसेंट माइंस है, बगल वाला माइंस है उधर हो सकता है कि लोग पिलर रॉबिंग किया हुआ हो, उसमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद बोला गया कि ये सब लेस इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में भी नहीं चांस है कि आएगा, फिर भी हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। The plans of the area to be developed are prepared on a large scale, showing the panels, the pillars to be extracted, the sequence in which pillars have to be split, extracted, and the pillars to be left intact. Pillars on the ground should be numbered with red lead, and the pillar to be left intact should be marked all round the perimeter with a band of lime wash 300 meter wide at a height about 1.5 meter of the floor. एक सेकंड इसको मिटाते हैं, बताते हैं। बोला गया है कि जो भी डिप्लेयरिंग करने वाले हैं क्षेत्र में, पैनल का होगा डिप्लेयरिंग करने वाले, तो पैनल का जो आपको प्लान बनाइएगा डिप्लेयरिंग वाला, उसमें लिखा होना चाहिए, उसमें मेंशन क्या होना चाहिए, मतलब शो क्या होना चाहिए कि पिलर कौन सा पिलर का एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं, गोफ लाइन क्या है कि नहीं, गोफ लाइन वगैरह कौन से पिलर को आपको छोड़ना है, इनकेस कुछ गड़बड़ हो गया है कि नहीं है तो छोड़ना पड़ जाता है, तो या फिर बैरियर वगैरह है तो वहां पे अगर छोड़ना पड़ा तो वो सब चीज मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ बोला गया कि पिलर्स अंडरग्राउंड शुड बी नंबर्ड। अब ये तो हो गया प्लान के बारे में, यहाँ से आ गया एक्चुअल माइनिंग में, मतलब ये हो गया भूमिगत भाग के बारे में बात किया जा रहा है। जो पिलर होगा भूमिगत भाग में उसमें नंबरिंग करके रखेंगे, प्लान में नहीं, प्लान में तो कर ही रहे हैं, प्लस अब जो एक्चुअल पिलर है ना वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं, नंबर लगा दे रहे हैं किस पिलर का नंबर 1 2, और नंबरिंग कौन सा रंग से कर रहे हैं,
रेड कलर में। रेड कलर में हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं। और ठीक है, जो पिलर छोड़ना है लेफ्ट इंटैक्ट शुड बी मार्क्ड ऑल राउंड द पेरीमीटर। जो पिलर को हमको छोड़ना है उस पिलर के चारों तरफ पूरी परिमिति में, पूरी पैरामीटर में एक लाइन, चूना का एक पट्टा जो है पेंट करके 300 मीटर चौड़ा हमको बना देना है 1.5 मीटर ऊंचाई पर। जैसे कि ये पिलर है जिसको हमको छोड़ना है। देखिए, जो पिलर में हमको डिक्लेयरिंग करना हो तो रेड कलर से हम बना देंगे, नंबरिंग कर देंगे। पर वैसा पिलर जिसको हमको छोड़ना है, जिसको हमको क्या करना है, छोड़ना है। एक सेकंड, इसको अच्छे से बनाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे ना कि सफेद चूना जो होता है ना, अभी हम कलर तो चेंज कर रहे हैं, उसके चारों तरफ, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, चारों तरफ क्या करेंगे हम लोग, लगा देंगे। कितना चौड़ा होगा ये? 300 mm होगा, मतलब 30 सेंटीमीटर मोटा। और कितना ऊंचाई पे लगाएंगे? तली से 1.5 मीटर ऊपर। ये इसमें बताया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया? ट्रेसिंग शुड बी, लार्ज प्लान शुड बी गिवन टू द अंडर मैनेजर ओवरमैन आल्सो टू द माइंसदार। जो ट्रेसिंग होता है, प्लान का ट्रेसिंग होता है ना, तो उसको देना पड़ेगा। जो भी असिस्टेंट मैनेजर है, ओवरमैन है, जो माइनिंग सरदार है, वो सबको देना पड़ेगा। द एडजेसेंट माइन लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय रिपेयरिंग माइंस डीप साइड दैट विल हैव टू पंप एक्स्ट्रा वाटर हैव टू बी इन्फॉर्म। अगल का माइन, बगल का जो माइंस है, इसमें हो सकता है कि आप रिपेयरिंग करने से आपका जो पानी है वो उधर चला जाए, तो उनको भी आप इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि देखिए हम अपने माइंस में रिपेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप सावधानी पूर्वक जो है आप देख लीजिए, पंपिंग का कैपेसिटी हो सकता है कि आपको बढ़ाना पड़े। Adequate number of supervisory staff, workers, and especially the mines who have experience of depleting have to be appointed. Strength of timbermen should be increased. मतलब वैसे सुपरवाइजिंग स्टाफ, मतलब ओवरमैन सरदार, और वैसे वर्कर को नियुक्त करना चाहिए जिनको अनुभव हो डिप्लेयरिंग का। अब डेवलपमेंट वाले लोगों को पूरा का पूरा डिप्लेयरिंग करवा देंगे तो डिप्लेयरिंग बहुत ही खतरनाक, डेंजरस ऑपरेशन है। अगर कोई नहीं गया है तो उसको बहुत ही डर लगेगा और उसको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बोला जाता है ना कि अनुभव, अंडरग्राउंड माइंस का एक्सपीरियंस ज्यादा सुपीरियर। तो अंडरग्राउंड माइंस डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस नहीं, जो एक्चुअल में डिपेयरिंग माइंस में एक्सपीरियंस किया है या ट्रेनिंग किया है, उसको एक्चुअल अंडरग्राउंड माइनिंग के बारे में समझ लिए जानकारी है। डेवलपमेंट में सबको ट्रेनिंग कर लेता है, सब काम कर लेगा, सब माइनिंग सरदार आराम से, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है थोड़ा मोड़ा। लेकिन एक्चुअल आपका जो अग्नि परीक्षा होता है ना, एज ए सरदार, एज ए ओवरमैन, एज असिस्टेंट मैनेजर, वो आपका डिपेयरिंग माइंस में ही होता है, क्योंकि हर दिन आपको वहां पे खतरा चारों तरफ आपको दिखेगा। ठीक है, ये बताया गया कि डिपेयरिंग वाला अनुभव वाला व्यक्ति, आपका स्टाफ, ये सारा को आपको नियुक्ति करना है। जो सपोर्ट लगाने वाले जो खूटा मिस्त्री होते हैं, उनकी संख्या भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। देयर शुड बी एडिक्वेट स्टॉक ऑफ मटेरियल्स। जो स्टॉक होना चाहिए मटेरियल का, वो आपका पर्याप्त होना चाहिए, जो भी आपको लग रहा है स्टोरिंग करने के लिए, केविंग करने के लिए। ठीक है, केविंग के बारे में बात करें ना, केविंग के बारे में बात करें तो केविंग वाला होगा। ठीक है, तो केविंग के लिए जो भी पर्याप्त होना चाहिए मटेरियल, वो सब होना चाहिए। लकड़ी, टिम्बर, डिमांड इज हैवी ड्यूरिंग डिप्लेयरिंग। सर तो अगर किसी माइन में सर अभी तक डेवलपमेंट चल रहा था सर, तो अब वहां पे डिप्लेयरिंग हाँ, करनी है, तो सर मतलब वो स्टाफ के पास डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस, वो डिप्लेयरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो सर फिर क्या किया जाएगा सर? बुलाया जाएगा। देखिए, ये सब का कोई रेगुलेशन में नियम नहीं है कि हाँ आप कोई कानून तोड़ रहे हैं, पर ये क्या प्रिफरेंस दिया जाता है कि अगर मेरे पास अगर ऐसा है तो ये सही रहता है। जिनके पास वो अनुभव हो, नहीं है तो फिर चलाना पड़ेगा। कोई नियम थोड़ी ना तोड़ रहे हैं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो सब कुछ देखते हुए दे रहे हैं। हाँ पर हाँ सर। जिनके पास रिपेयरिंग का अनुभव है ना, उनको यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा, अच्छा क्योंकि ठीक है। उनको ज्यादा पता है कि उस समय रूफ का जो कंडीशन होता है किस तरह से बिहेव करता है जब पिलर काटते हैं तब। तो टिम्बर का डिमांड रिपेयरिंग के समय काफी बढ़ जाता है। इन अ थिक सीम द साइज ऑफ प्रॉप्स नॉर्मली नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट। In a thick seam, the size of props normally not required during development will be demand during development. जो मोटा सिम जो है, मोटा सिम में जो है प्रॉप्स का जो मोटा प्रॉप्स है उनका रिक्वायरमेंट नहीं होता डेवलपमेंट के टाइम में, लेकिन डिप्लेयरिंग के टाइम में
मोटा प्रॉप्स आपको जरूरत पड़ने लगेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉग्स रिक्वायर्स कॉगिंग मेंबर, ये कॉगिंग लॉगिंग लिख दिया है, बहुत मिसप्रिंट है इस बुक में, लॉगिंग लिख दिया, जो नहीं जानता सोचते रह जाएगा। कॉगिंग स्लीपर होगा, बोला गया है कि कॉग्स बनाना पड़ेगा कॉगिंग स्लीपर से बहुत संख्या में। अच्छा, एक किसी को पता है क्या कि कॉगिंग स्लीपर का जो न्यूनतम लंबाई होता है वो कितना होता है? 1.2 सर। 1.2 मीटर सर शायद होता है सर, नॉट 1.2 बहुत लेस अच्छे, देन 1.2 हाँ तो 1.2 बहुत मीटर। बढ़िया। नॉट लेस देन 1.2 ठीक है ठीक है, हाँ समझ गए, सबको पता है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एंड फायर सेविंग इक्विपमेंट एग्जांपल स्टोन, डस्ट, ब्रिक, लाइम, सीजी एसिड्स, फ्लेम प्रूफ, ब्राइटिस, क्लॉथ, ईटीसी। मतलब जो भी आग से लड़ने वाला व्यवस्था है वो सब आपको रखना पड़ेगा। आग सील करने का व्यवस्था रखना पड़ेगा, जैसे कि स्टोन डस्ट हो गया, ईटा हो गया, लाइम हो गया मतलब चूना, सीमेंट, सीजीआई शीट, फ्लेम प्रूफ, ब्राइटिस क्लॉथ हो गया, ईटीसी, सब आपको रखना पड़ेगा, सबका व्यवस्था। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक हेलमेट्स, हो शूज होगा, ये होस लिख दिया है, शूज होगा। आप लोग के बुक में कौन भी सी ऐसा बुक, किया है क्या मिस पे? कौन सी बुक है सर ये? वॉल्यूम 3 है ना, वॉल्यूम 3 है वॉल्यूम 1 सॉरी, वॉल्यूम अच्छा। वॉल्यूम 1 ऐसा इतना बहुत ज्यादा स्लीपर की मिसप्रिंट चौड़ाई किया कितनी हुआ है। होती है? स्लीपर की किसकी? चौड़ाई जो इसकी मोटाई होती है? स्लीपर सर का चौड़ाई 150 बाई 150, एमएम? 150 बाई 150, 150 बाई 150 होता है लेंथ, ठीक है मतलब, हाँ मैम, 0.5 मीटर भी बोल 10 बाई 10 क्या सर 0.5 मीटर भी बोल 10 सकते हैं। सेंटीमीटर जाने लगता है, 0.5 मीटर कैसे बोलेंगे? 50 मीटर 15 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। 10 सेंटीमीटर बोल सकते हैं आप। सर सीजीआई सीट सर क्या 0.5 मीटर होती का है? मतलब 50। सीजीआई सीट नहीं देखते हैं, चदरा रहता है इस तरह से लोहा का, ठीक है, अच्छा अच्छा। कोरुगेटेड आयरन सीट, अच्छा कोरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट वो बोलते हैं सीजीआई सीट। देखते हैं ना, चदरा रहता है जिस तरह से तरह, देखे कोई देखे कि नहीं देखे हैं? घर और बनाते हैं जिस तरह से नहीं रहता है। सर देखे, लेकिन वो रहता पता है। नहीं था कि मतलब सीजीआई सीट है। सीजीआई सीट बोलते हैं। कोरुगेटेड का मतलब होता है ऊपर नीचे वाला, गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट है, आग नहीं लगता इसमें ना, ठीक है। तो ये कोरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट्स है। आवाज सुनाई नहीं दे रहा। लग रहा है फिर से अगर आपको व्यवस्था होना चाहिए। डिप्लेयरिंग के टाइम में जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। प्रोडक्शन ड्यूरिंग डिप्लेयरिंग इज लाइकली टू बी हाई एंड द मैगजीन कैपेसिटी, नंबर ऑफ टॉप्स इन द सर्किट, haulage कैपेसिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ टाइमर हैज टू बी इंक्रीज्ड। मतलब प्रोडक्शन जो होता है वो आपको तो पता है कि परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन में डिस्कस भी किए थे, डिप्लेयरिंग के टाइम में काफी ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में आपका मैगजीन का जो क्षमता होता है बारूद रखने का वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ टब्स, एक लूज में कितना टब्स डालते हैं वो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। हॉलेज की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। ट्रैमर्स जो होते हैं ना उनकी भी संख्या को बढ़ानी पड़ेगी। पंप का जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो आ रहा है, डिपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर जो भी सीपेज होगा वो ज्यादा रूफ एक्सपोज होगा तो ज्यादा हो सकता है, तो वाटर बेरिंग स्ट्रक्चर से पानी जो है नीचे गिरे, तो उस केस में जो कैपेसिटी होना चाहिए पंप्स का वो ज्यादा होना चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी आ रहा है अंडरग्राउंड भूमिगत भाग से जब डिपेयरिंग कर रहे हैं तो उसको डील कर सके। जो ऑटोबाई पिलर्स है हैव टू बी स्टेबलाइज्ड बाय सैंडस्टोन और substantial timber support, preferably chalk।
जो पिलर्स का जो आउटबाई है, पिलर है ना उसका बाहर वाला क्षेत्र, उसको हम लोग को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। कैसे? स्टैंड स्टोइंग करके या टिम्बर वगैरह सपोर्ट लगा के। चौक जनरली लगाते हैं हम लोग चौक वगैरह लगाते हैं। आइसोलेशन स्टॉपिंग जो है उसको भी बनाया जाता है टू फॉर्म आर्टिफिशियल पैनल्स of convenient size within which any heating or fire caused during turning may be confined and sealed। जैसे कि हमको पता है कि मेरा जो पैनल है, पैनल जो है, ठीक है, पैनल जो आपको पता है इंक्यूबेशन पीरियड के हिसाब से बनता है। तो इनकेस आपका पैनल में बैरियर हम लोग दे सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल स्टॉपिंग बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल स्टॉपिंग हम लोग बना सकते हैं आर्टिफिशियल पैनल बनाने के लिए, ताकि अगर कभी भी कहीं आग का खतरा होता है, हीटिंग का खतरा होता है, तो हम लोग उस पैनल को डील कर सके। कैसे? बाई सीलिंग द पैनल। साइज ऑफ आर्टिफिशियल पैनल शुड बी सच एज टू कंप्लीट एक्सट्रैक्शन विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड। अब तो ये तो बहुत जगह डिस्कस भी किया जा चुका है कि जो पैनल का साइज होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जिसको आप इंक्यूबेशन पीरियड रहते टाइम ही कंप्लीट कर लीजिए। Systematic timbering rules are to be framed and explained to the supervisory staffs and timbermen. A copy of the rules suitably illustrated has to be posted at conspicuous places in the mine. Systematic timbering is compulsory in timbering area। तो यहाँ पे स्कैम्प वगैरह आ गया, ठीक है, यहाँ पे स्कैम्प वगैरह हो गया, ये सब चीजें जो है वो सबको यहाँ पे बता दी जाएंगी। स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, सारा चीज को, सारा जो टिम्बरमैन है, सुपरवाइजरी स्टाफ्स है। उसके बाद एक होता है स्टैंडिंग ऑर्डर रिपेयरिंग के लिए, तो वो सारा चीज भी सबको बता दिया जाएगा, सबको इंपॉर्टेंट जगह में उसको मेंशन कर दिया जाएगा। बोला है कि इन माइन एवरी वर्किंग प्लेस वेयर प्रैक्टिकेबल शुड बी प्रोवाइड विद एटलीस्ट 2 वेज ऑफ फॉर्डिंग। ये तो बताया गया है कि खदान के प्रत्येक वर्किंग प्लेस से सरफेस तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 रास्ते दिए जाएंगे। The facts should be borne in mind for different districts where the operations are usually hazardous. It is, however, not possible to escape during splitting। तो बोला गया कि प्रत्येक वर्किंग प्लेस से खदान से बाहर निकलने के लिए कम से कम 2 रास्ते दिए जाएंगे ताकि वो सरफेस तक पहुंच सके। और द फैक्ट शुड बी ऑलवेज बी borne in mind for different districts where the operations are usually hazard। खासकर ये जो बात है कि कम से कम प्रत्येक वर्किंग प्लेस से 2 रास्ते होने चाहिए सरफेस तक पहुंचने के लिए, ये जो बात है तो दिमाग में तब रखना है जब हम लोग डिपेयरिंग कर रहे हो, क्योंकि डिपेयरिंग जो है काफी हजार्डस होता है। हालांकि जब हम लोग नॉट पॉसिबल टू स्किप रूट्स ड्यूरिंग स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग के टाइम में 2 स्किप रूट देना संभव नहीं होता है, लेकिन बाकी केस में हम लोग कोशिश करेंगे प्रत्येक जगह से कम 2 रास्ता हो खदान से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, ये इसको हम छोड़ देते हैं। हेलो जी सर। हेलो हाँ सर। जी सर। हाँ जी सर। सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आपका डिप्लेयरिंग बाय केविंग ये वाला चीज बच जाएगा, और ये हाफ मून मेथड में पिलर एक्सट्रैक्शन भी बचा हुआ है ना, पिलर कटने का तरीका ये भी बचा है। और कल इसके होगा बाद कि ये नहीं सर? देखेंगे बिहेवियर ऑफ कल इंश्योरिंग कल रेगुलर कल होगा कि नहीं? फ्रैक्चर। कल होगा कि नहीं? कल हाँ दोपहर में ही होगा। दोपहर दोपहर में फिर सर लोकल 1 कॉल बजे के बाद दोपहर में रखिएगा ही ना। होगा।